हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल प्रैक्टिस से ही होगा मैथ्स। आज हम इस वीडियो में क्लास 9th का चैप्टर 3 द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की एक्सरसाइज 3.1 से लेकर 3.5 तक करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 3.1 के साथ। A merchant in the port city of Lothal is exchanging bags of spices for copper ingots. He receives 15 ingots for every 2 bags of spices. If he brings 12 bags of spices to the market, how many copper ingots will he leave with? तो बेटा क्या है कॉपर इनगॉट्स? क्या होता है कॉपर इनगॉट्स? हैं ये कॉपर के जो बार्स हैं, इस पिक्चर में आप देख रहे हैं, इसको बोलते हैं कॉपर इनगॉट्स। और स्पाइसेस क्या होते हैं? मसालों को बोलते हैं। तो ये जो है बैग्स हैं, ये स्पाइसेस के बैग्स हैं। तो जैसे आज के ज़माने में हम क्या करते हैं, हमें कोई चीज़ खरीदनी होती है तो हम मनी देते हैं, पैसे देते हैं दुकानदार को, शॉपकीपर को, और हम वो चीज़ खरीद लेते हैं। पर पुराने ज़माने में लोगों के पास इतनी पैसे नहीं होते थे, तो वो क्या करते थे कि कुछ ना कुछ जो उनके पास चीज़ होती थी उसके बदले में अगर हमें उन्हें कोई चीज़ खरीदनी होती थी तो वो चीज़ दे के वो कोई चीज़ खरीद लिया करते थे। तो उसी तरह से इन्होंने यहाँ पे ये बोला है कि अगर वो 2 बैग्स ऑफ स्पाइसेस देते हैं तो उसके बदले में उनको 15 कॉपर इनगॉट्स जो है वो मर्चेंट को मिल रहा है। तो हमने निकालना है कि उस वो 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस अगर वो मार्केट में लेकर आ रहा है तो उसके बदले में उसको कितने कॉपर इनगॉट्स, ये जो कॉपर बार्स हैं, उसको कितने मिलेंगे और वो कितने कॉपर इनगॉट्स के साथ वहां से निकलेगा। तो हम ये यूनिटरी मेथड से करते हैं, बहुत ही ईजी है ये क्वेश्चन। तो स्टार्ट करते हैं। हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 2 bags of spices is equal to 15 copper ingots। ठीक है, तो हम सबसे पहले 1 बैग ऑफ स्पाइस का कॉस्ट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 1 बैग ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू 15/2 हो जाएगा, 15/2 ingots। अब हमने निकालना है कि व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस। तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स ऑफ स्पाइसेस इज इक्वल टू 15/2, और ये 12 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, आगे आ जाएगा इनगॉट्स। ठीक है, तो ये आ गया 2 1 2, 2 6 12, 15 6 आ गया हमारे पास 90। तो ये आ गया हमारा आंसर 90 इनगॉट्स। इसका मतलब जो मर्चेंट है वो अपने साथ कितने कॉपर इनगॉट्स लेके जाएगा? 90। तो वो हम लिख लेंगे कि देयरफॉर द मर्चेंट विल लीव विद 90 कॉपर इनगॉट्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया ये क्वेश्चन। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Look at the sequence of numbers on one column of the Ishango bone 11, 13, 17, 19. What do these numbers have in common? List the next 3 numbers that fit this pattern. तो ये इशांगो बोन की आपके सामने इमेज है। तो इशांगो बोन क्या होती है? इट इज़ अ प्री हिस्टोरिक आर्टिफैक्ट डेटिंग टू द अपर पेलियोलिथिक इरा बिटवीन 20,000 एंड 25,000 ईयर्स अगो। ये इतनी पुरानी है। डिस्कवर्ड इन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, इट इज़ वाइडली कंसिडर्ड वन ऑफ द ओल्डेस्ट नोन मैथमेटिकल टूल्स फीचरिंग डेलिब्रेट नॉचेस कार्व्ड इन द स्पेसिफिक न्यूमेरिकल पैटर्न। तो अगर आप यहाँ पे देखें कि यहाँ पे जो है निशान लगे हुए हैं, जो यूज़ करते थे वो काउंटिंग में मैथमेटिकल टूल कंसीडर किया जाता था इसे। तो अब यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि इस जो इशांगो बोन है उसमें सीक्वेंस ऑफ नंबर्स 11, 13, 17, 19 करके है। इन नंबर्स में क्या कॉमन है बेटा? इन नंबर्स में आप देख सकते हो कि 11, 13, 17, 19 जो है वो एक प्राइम नंबर्स हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि 11, 13, 17, 19 these all आर प्राइम नंबर्स। आप सबको पता है प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स होते हैं जिनके 2 ही फैक्टर्स होते हैं, 1 एंड द नंबर इटसेल्फ। तो 11, 13, 17 के 2 ही फैक्टर्स हैं, एक तो 1 और दूसरा द नंबर इटसेल्फ। लिस्ट द नेक्स्ट 3 नंबर्स दैट फिट दिस पैटर्न। तो नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स हम लिखेंगे। नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स वो होते हैं हमारे पास 23, फिर आ जाएगा 29 और फिर आ जाएगा 31। ठीक है, तो ये हमारे नेक्स्ट 3 प्राइम नंबर्स हैं इस सीक्वेंस में। ठीक है बेटा, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3।
We know that natural numbers are closed under addition, that the sum of any two natural numbers is always a natural number. Are they closed under subtraction? Provide a couple of examples to justify your answer. सबसे पहले हम समझते हैं कि closed under addition का मतलब क्या है. उन्होंने बोला है कि the sum of any two natural numbers is always a natural number. For example, अगर हम लें 10 + 5, ठीक है ना, 10 और 5 एक नेचुरल नंबर है. जब हम इसे ऐड करते हैं तो हमें 15 मिलता है, जो कि अगेन एक नेचुरल नंबर है. ठीक है, ऐसे ही हम कोई भी और एग्जांपल ले सकते हैं. हम ले सकते हैं 3 और 6, 3 + 6 करेंगे 9 करेंगे, वो भी एक क्या आ जाएगा, नेचुरल नंबर आ जाएगा. तो ये बोलते हैं कि जब हम दो नेचुरल नंबर्स को ऐड कर रहे हैं और हमें आंसर भी एक नेचुरल नंबर मिल रहा है, तो हम उसे बोल रहे हैं कि नेचुरल नंबर्स आर क्लोज्ड अंडर एडिशन. मीन जो हमारा आंसर आ रहा है वो भी उसी मेंबर का सेट है. तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं. नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से. तो काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, जैसे 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी. इस सेट को हम क्या बोलते हैं, नेचुरल नंबर्स. और इसे हम काउंटिंग नंबर्स भी बोलते हैं, क्योंकि हमारी जो काउंटिंग स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है. ठीक है, अब ये तो हो गया कि क्लोज्ड अंडर एडिशन. अब उन्होंने पूछा है कि आर दे क्लोज्ड अंडर सब्ट्रैक्शन? प्रोवाइड अ कपल ऑफ एग्जांपल्स टू जस्टिफाई योर आंसर. तो क्या वो सब्ट्रैक्शन के अंडर भी क्लोज्ड हैं? तो हम चेक करते हैं. कोई दो नेचुरल नंबर्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स लेते हैं, एग्जाम्पल्स के साथ समझते हैं. ठीक है, तो हम दो नेचुरल नंबर्स, कोई भी दो नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं. सपोज हम लेते हैं 10 और यहाँ पे ले लिया हमने 7. ये दो नेचुरल नंबर्स ले लिए. 10 - 7 क्या आ गया, 3. ठीक है, एक 10 नेचुरल नंबर है, 7 नेचुरल नंबर है, 3 भी एक नेचुरल नंबर है. तो यहाँ पे लिख दिया अ नेचुरल नंबर. और कोई एग्जाम्पल लेके देखते हैं. ठीक है, ये हमने एक एग्जाम्पल लिया. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. हम ले लेते हैं एक 20 ले लेते हैं और एक हम 12 ले लेते हैं. ठीक है, 20 में से 12 गए तो ये आ गया मेरे पास 8. वो भी एक क्या है, नेचुरल नंबर है. ठीक है, अच्छा अब हम एक और एग्जाम्पल लेते हैं. हम ले लेते हैं यहाँ पे 15 और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पे 20. ठीक है, तो अब 15 में से 20 सब्ट्रैक्ट करते हैं. 15 - 20 क्या होता है, 15 - 20 होता है -5. ठीक है, जो कि एक नेचुरल नंबर नहीं है. नॉट अ नेचुरल नंबर. नेगेटिव नंबर्स नेचुरल नंबर्स नहीं होते हैं, सो नॉट अ नेचुरल नंबर. एक और एग्जाम्पल लेके देखते हैं यहाँ पे. तो एक हम नंबर ले लेते हैं 3 और एक नंबर ले लेते हैं 7. तो 3 - 7 क्या आ गया, -4. ये भी क्या है, नॉट अ नेचुरल नंबर. तो हमने देखा कि जब हम दो नॉट अ नेचुरल नंबर यहाँ पे देखा कि हम जो दो नंबर्स लेते हैं नेचुरल नंबर्स, तो उनका जो सब्ट्रैक्शन है वो नेचुरल नंबर हो भी सकता है और वो नेचुरल नंबर नहीं भी हो सकता है. तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो नेचुरल नंबर्स हैं वो सब्ट्रैक्शन के अंडर क्लोज नहीं है. तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेचुरल numbers are not closed under subtraction. इसका रीजन क्या है, क्योंकि द रिजल्ट इज नॉट ऑलवेज अ नेचुरल नंबर. ठीक है बेटा, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4. ये क्वेश्चन नंबर 4 है. एंशिएंट इंडियंस यूज द जॉइंट्स ऑफ देयर फिंगर्स टू काउंट, अ प्रैक्टिस स्टिल सीन टुडे. Each finger has 3 joints and the thumb is used to count them. How many can you count on one hand? How does this relate to the ancient base 12 counting systems? तो आपको पता है बेटा कि आज की भी डेट में हम जो छोटे बच्चे हैं, इवन बड़े बच्चे भी हैं, वो फिंगर्स का यूज़ करते हैं काउंटिंग के लिए. तो एंशिएंट इंडियंस क्या करते थे, ये जो जॉइंट्स आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. तो ये 4 फिंगर्स हैं. 1 2 3 4 फिंगर्स में, हर फिंगर में 3 जॉइंट्स हैं. तो 4 फिंगर्स में हमारे पास कितने जॉइंट हो गए, 12 जॉइंट्स हो गए. और थंब का हम इस्तेमाल क्या करते थे, काउंट करने में. अगर आप देखो कि अगर आप जब भी काउंटिंग करते हो तो थंब से आप काउंटिंग करते हो. तो थंब का यूज़ हम सिर्फ काउंटिंग करने में यूज़ कर रहे थे ना. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. ठीक है, तो एक हाथ में हम 4 फिंगर्स को यूज़ कर रहे हैं काउंटिंग करने में, और हर फिंगर की कितनी है, 3 जॉइंट्स है. तो कितने टोटल हम एक हाथ में कितने काउंट कर सकते हैं, हम 12 काउंट कर सकते हैं. ठीक है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वी कैन काउंट टिल 12 ऑन वन हैंड. रीजन लिख सकते हैं बिकॉज वन फिंगर हैज 3 joints. Therefore, 4 fingers have 12 joints. ठीक है,
तो ये हमने इसका आंसर लिख दिया। अब वो हमसे पूछ रहा है कि हाउ डज दिस रिलेट टू द एंशियंट बेस 12 काउंटिंग सिस्टम। बेटा देखो, पहले के ज़माने में क्या करते थे कि लोग काम भी क्या करते थे, उनके हाथों में उनके जो है कोई ना कोई इक्विपमेंट होता था, कोई ना कोई टूल होता था, ठीक है ना। तो नेचुरली क्या होता था, जो लोग थे वो एक हाथ से आसानी से 12 तक काउंट कर लिया करते थे, ठीक है। तो जो 12 था उनका नेचुरल जो है एक काउंटिंग सिस्टम बन गया था, ठीक है। तो इसीलिए वो आसानी से एक साल में 12 महीने होते थे तो वो काउंट कर लिया करते थे। 1 फुट में 12 इंचेस हैं तो वो आराम से हाथ पे अपनी फिंगर्स पे काउंट कर लिया करते थे। जो हमारा क्लॉक बना होता है 12 आवर सिस्टम है, तो वो इसी वजह से हमारा जो क्लॉक फेस है उसमें 12 आवर सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं ये सब कुछ। तो यहाँ पे हम लिखेंगे in ancient times people could easily count up to 12 using a single hand. Therefore, 12 became a very natural counting number, ठीक है। इसीलिए उसे वो एंशियंट बेस्ड 12 काउंटिंग सिस्टम में हम रिलेट करते हैं। दैट इज वाई एंशियंट कल्चर्स used base 12 counting systems, ठीक है। इसी वजह से हम एग्जाम्पल भी दे सकते हैं यहाँ पे कि वी हैव 1 year इज इक्वल टू 12 months, ठीक है। वी कैन से 1 foot इज इक्वल टू 12 inches. We can say 1 dozen is equal to 12 units. We can also give the example that a clock face has 12 hours, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4, जो कि थोड़ा थ्योरेटिकल क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसे यहाँ इसी क्वेश्चन से हमारी एक्सरसाइज 3.1 फिनिश होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.2। क्वेश्चन नंबर 1, द टेम्परेचर इन द हाई ऑल्टीट्यूड डेजर्ट ऑफ लद्दाख इज रिकॉर्डेड एज 4 डिग्री सेल्सियस एट नून. बाय मिडनाइट इट ड्रॉप्स बाय 15 डिग्री सेल्सियस. व्हाट इज द मिडनाइट टेम्परेचर? तो हम स्टार्ट करते हैं। टेम्परेचर एट नून is equal to 4 degrees Celsius. By midnight, temperature drops by 15 degrees Celsius. Therefore, midnight temperature, देखो बेटा, ड्रॉप्स बाय का मतलब होता है कम हो जाना, ठीक है ना। सबसे पहले आफ्टरनून में, नून में टेम्परेचर कितना था? 4 डिग्री सेल्सियस. उसके बाद आधी रात को टेम्परेचर ड्रॉप्स में मीन्स 15 डिग्री सेल्सियस कम हो गया. तो हमने जब कम हो गया तो 4 डिग्री सेल्सियस में से जो 15 डिग्री सेल्सियस है हमने कम करना है, तो हम क्या करेंगे? 4 - 15 करेंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -11 आ जाएगा. इसका मतलब मिडनाइट टेम्परेचर कितना था? देयरफॉर मिडनाइट टेम्परेचर इज इक्वल टू -11 डिग्री सेल्सियस. यूनिट्स लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो हाफ मार्क कट जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, spice trader takes a loan that is debt of rupees 850. The next day he makes a profit that is fortune of rupees 1200.
The following week he incurs a loss of ₹450. Write this sequence as an equation using integers and calculate his final financial स्टैंडिंग। तो बेटा जो ब्रह्मगुप्तास के लॉज हैं उसमें पॉजिटिव नंबर्स को फॉर्च्यून्स के साथ रेफ़र किया है और नेगेटिव नंबर्स को डेथ्स के साथ रेफ़र किया है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि जो 2 फॉर्च्यून्स का सम है वो फॉर्च्यून होता है, मीन्स 2 पॉजिटिव नंबर्स को ऐड करेंगे तो हमें पॉजिटिव नंबर ही मिलेगा। सम ऑफ 2 डेथ्स इज अ डेथ, मीन्स 2 नेगेटिव नंबर्स को जब हम ऐड कर रहे हैं तो हमारे पास एक नेगेटिव नंबर आ रहा है, और जो एक फॉर्च्यून और डेथ का हम सम कर रहे हैं तो उनका क्या होता है, वो डिफरेंस होता है। मतलब कि अगर हम एक पॉजिटिव नंबर और एक नेगेटिव नंबर को उसका सम निकाल रहे हैं तो उसका हम क्या निकालेंगे, डिफरेंस निकालेंगे, और उसके जो हमारा नंबर है कौन सा बड़ा है उसके अकॉर्डिंग हमारा साइन आता है इंटीजर्स में। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे, तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि जो डेथ होता है वो नेगेटिव होता है, ठीक है, और जो हमारा फॉर्च्यून होता है वो पॉजिटिव होता है, और उसके बाद उन्होंने लॉस बोला है, लॉस भी क्या होता है हमारा, नेगेटिव होता है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे इक्वेशन सीक्वेंस बनानी है एज एन इक्वेशन, तो यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले डेथ इज माइनस 850 हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद जो हमारा फॉर्च्यून है वो प्लस का 1200 हो जाएगा, और उसके बाद हमारा लॉस है 450 का, तो लॉस भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया है, ये हमारी सीक्वेंस बन गई है। अब हमारे जो नेगेटिव नंबर्स हैं उनको हम ऐड करेंगे सबसे पहले, तो ये हमें मिल जाएगा। हम इनको इकट्ठा लिख लेते हैं, -850 -450 को मैंने इकट्ठा लिख लिया ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ सके, प्लस 1200, और जब हमने 2 नेगेटिव नंबर्स को ऐड कर रहे हैं तो हमारा रिजल्ट भी नेगेटिव नंबर आता है, तो -1300 मीन्स 2 डेथ्स को अगर हम सम निकाल रहे हैं तो आंसर भी डेथ ही होता है, प्लस 1200। एंड नाउ द सम ऑफ अ डेथ एंड अ फॉर्च्यून इज देयर डिफरेंस, तो इसका हम डिफरेंस निकालेंगे। तो पहले हम साइन को इग्नोर करेंगे, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं यहाँ पे कि बड़े नंबर में से जो कि 1300 है उसमें से स्मॉल नंबर को हम क्या करेंगे, सबट्रैक्ट करेंगे, और यहाँ पे माइनस का साइन बाहर लिख लेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, -100 आ जाएगा। इसका मतलब उसकी जो फाइनल जो फाइनेंशियल स्टैंडिंग है वो क्या है, हम यहाँ पे लिखेंगे हिज फाइनल फाइनेंशियल स्टैंडिंग इज -100, या फिर हम लिख सकते हैं कि नेट डेट इज ऑफ ₹100। ठीक है बेटा, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन 3 के साथ। क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द फॉलोइंग यूजिंग ब्रह्मगुप्तास लॉज, और हमारे पास 4 पार्ट्स हैं, और ब्रह्मगुप्तास के जो मल्टीप्लिकेशन के लॉज हैं वो हम रूल्स देख लेते हैं। तो फर्स्ट है फॉर्च्यून इंटू फॉर्च्यून इज इक्वल टू फॉर्च्यून, तो अगर हम 2 पॉजिटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हमें आंसर पॉजिटिव में मिल रहा है। डेथ इंटू डेथ इज इक्वल टू फॉर्च्यून, मीन्स तो अगर 2 नेगेटिव नंबर्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है, प्लस आता है। डेथ इंटू फॉर्च्यून इज डेथ, मीन्स नेगेटिव नंबर को अगर हम पॉजिटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर नेगेटिव नंबर है। फॉर्च्यून इंटू डेथ इज डेथ का मतलब ही यही है कि पॉजिटिव नंबर को अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर क्या है, नेगेटिव नंबर है। ये सब आप अपनी पिछली क्लासेस में कर आए हैं, फिर भी एक बार क्या हुआ है, हमने ये रिवाइज किया है। तो फर्स्ट पार्ट है -12 इंटू 5, तो -12 इंटू 5, 12 5 का क्या होता है, 60 होता है। ये नेगेटिव नंबर है, ये पॉजिटिव नंबर है, तो आंसर क्या आएगा, माइनस में आएगा, तो ये आ जाएगा 12 5 60, तो ये हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं -8 इंटू -5, तो माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे डाल देंगे प्लस। 8 7 का क्या होता है, 56, तो ये हमारा इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर आ गया। नेक्स्ट पार्ट करते हैं 0 -14, तो अब हम यहाँ पे देखते हैं कि सब्ट्रैक्शन के क्या रूल हैं, कि जब हम एक डेथ को 0 से सब्ट्रैक्ट करते हैं तो वो क्या मिल जाता है, फॉर्च्यून बन जाता है, ठीक है ना। तो ये माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस हो जाता है। ये हमने पहले भी देखा कि जो 0 माइनस इंटू माइनस है वो क्या हो गया है, प्लस हो गया, वो फॉर्च्यून बन गया है। डेट इंटू डेट इज फॉर्च्यून, तो 0 + 14, तो ये हमारा आंसर क्या आ गया, 14 आ गया। अगला देखते हैं -20 डिवाइडेड बाय 4, तो यहाँ पे बेटा डेट को जब हम जो नेगेटिव नंबर है उसको पॉजिटिव नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर भी नेगेटिव नंबर आता है। तो यहाँ पे देखिए कि डेट डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून इज डेट, ठीक है ना। यहाँ पे हम रूल्स एक बार रिवाइज कर लेते हैं डिवीजन के।
फॉर्च्यून डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून इज फॉर्च्यून। पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर्स को अगर हम आपस में डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉजिटिव आएगा। डेट डिवाइडेड बाय डेट इज ऑल्सो फॉर्च्यून। अगर हम फॉर्च्यून डेट को डेट के साथ डिवाइड करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमें क्या हो जाएगा, हमें फॉर्च्यून मिल जाएगा। डेट डिवाइडेड बाय फॉर्च्यून इज इक्वल टू डेट। नेगेटिव को पॉजिटिव के साथ डिवाइड करेंगे तो नेगेटिव नंबर आएगा। और फॉर्च्यून डिवाइडेड बाय डेथ इज ऑल्सो अ डेथ। तो पॉजिटिव नंबर को अगर हम नेगेटिव नंबर के साथ डिवाइड करेंगे तो हमें डेथ ही मिलेगा, माइनस का साइन ही मिलेगा, नेगेटिव नंबर ही मिलेगा। ठीक है बेटा, तो अब हम ये सॉल्व करते हैं। तो -20 को जब हमने 4 के साथ डिवाइड किया तो हमारा आंसर माइनस में आएगा। 20 डिवाइडेड बाय 4 क्या होता है, 5। तो ये हमारा इसका आंसर है। तो आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। So explain using a real world example of death why subtracting a negative number is the same as adding a positive number। तो मतलब हम मुझे कोई रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल ऑफ डेथ लेके एक्सप्लेन करना है कि अगर हम कोई नेगेटिव नंबर को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो वाई इट इज़ सेम एज एडिंग अ पॉजिटिव नंबर। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है कि अगर मैं नेगेटिव नंबर को 10 में से सब्ट्रैक्ट कर रही हूँ तो मुझे 15 मिल रहा है, तो इसका मतलब ऐसे लग रहा है कि मैं 10 और 5 को क्या कर रही हूँ, ऐड कर रही हूँ। ठीक है, तो ये मुझे यहाँ पे रियल वर्ल्ड ऑफ एग्जाम्पल लेना है डेथ का और एक्सप्लेन करना है। तो सपोज करते हैं, ये मैंने एग्जाम्पल भी दिया है कि सपोज मेरे पास या आपके पास 7 रुपीज़ हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं साथ साथ कि सपोज यू हैव ₹7। ठीक है, और पर 7 रुपीज़ तो हैं, पर आपको साथ के साथ आपने अपने फ्रेंड से 8 रुपीज़ लिए हुए हैं, उधार लिए हुए हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि बट यू ओ योर फ्रेंड ₹8। ठीक है, तो आपके पास 7 रुपीज़ हैं और आपने अपने फ्रेंड से 8 रुपीज़ लिए हुए हैं। तो यू ओ योर फ्रेंड ₹8 मीन्स आपको अपने फ्रेंड को ₹8 देने हैं। ठीक है, बट इसका मतलब आपके पास क्या है, 8 रुपीज़ का क्या है, डेट है आपके पास। ठीक है, तो पर क्या हुआ कि बाद में आपके फ्रेंड ने आपको बोल दिया कि चल छोड़ पड़े, 8 रुपीज़ देते हैं, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है रिटर्न करने की। तो हम यहाँ लिख लेते हैं कि लेटर योर फ्रेंड says you don't have to return ₹8। ठीक है ना, you don't have to return ₹8। ठीक है ना, तो मतलब कि आपको वापस करने की ज़रूरत नहीं है कि कोई बात नहीं। तो आपको कैसे लगेगा कि पहले तो मेरे पास 7 रुपीज़ थे और मुझे अपने फ्रेंड को भी 8 रुपीज़ देने थे। ठीक है ना, आपको लग रहा था कि मेरे पास डेट है 8 रुपीज़ का, पर आपके फ्रेंड ने आपको बोल दिया कि कोई बात नहीं, आपको वापस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका मतलब जो आपका डेट था वो क्या हो गया, वो रिमूव हो गया। हम ले लेते हैं कि दैट मीन्स योर डेट इज़ रिमूव्ड। ठीक है ना, तो जब आपका डेट ही रिमूव हो गया तो आपको कैसे लगेगा, आपको ऐसे लगेगा ना, आपका फाइनेंशियली आपको जो इम्पैक्ट है उसका क्या मिलेगा, आपको फाइनेंशियल जो स्टेटस है, स्टैंडिंग है, वो क्या होगी, यही होगी ना कि अब मुझे 8 रुपीज़ वापस नहीं करने हैं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जो 8 रुपीज़ हैं कैश में वो मुझे ही मिल गए हैं। ठीक है ना, पहले मुझे वो 8 रुपये देने थे और मेरे पास 7 रुपीज़ है, पर मुझे 8 रुपये देने थे। अब मेरे पास मुझे ऐसा लग रहा है कि अब वो मेरा डेट ही रिमूव हो गया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि 8 रुपये जो है वो मुझे ही मिल गए हैं। तो सो योर डेट इज़ रिमूव्ड, so it feels like you received ₹8 एक्स्ट्रा। ठीक है, तो इसी वजह से जब हम इसको आगे सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर, सो देयरफॉर 7 माइनस, मतलब हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, रिमूव हो गया मेरा, क्या रिमूव हो गया, डेट रिमूव हो गया। डेट क्या होता है, नेगेटिव होता है। तो -8, तो मुझे क्या लगेगा कि मुझे 8 रुपीज़ मिल गए हैं, तो दैट इज इक्वल टू 7 + 8 इज इक्वल टू 15। तो इसका मतलब क्या है, ये याद रखना है बेटा कि सब्ट्रैक्टिंग अ नेगेटिव नंबर इज द सेम एज एडिंग द पॉजिटिव नंबर। और हम क्या कर सकते हैं, डेट रिमूव्ड की जो हमारा डेट रिमूव्ड हो गया है वो किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू मनी गेन्ड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4। इस एक्सरसाइज में भी 4 ही क्वेश्चन थे जैसे प्रीवियस एक्सरसाइज में थे। तो ये हमारी एक्सरसाइज 3.2 खत्म होती है। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.3। क्वेश्चन नंबर 1, प्रूव दैट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स आर इक्वल। तो हमें 4 पार्ट्स गिवन हैं और हमें प्रूव करना है कि ये जो रैशनल नंबर्स गिवन हैं ये आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। तो वी नो दैट 2 फ्रैक्शंस a/b एंड c/d आर इक्वल इफ AD इज इक्वल टू BC। मतलब अगर हमारे पास 2 फ्रैक्शंस हैं a/b एंड c/d और हमने ये प्रूव करना है कि वो आपस में इक्वल हैं,
तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो डी जो इधर वाला डी है डिनोमिनेटर है वो उधर न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर वाला डिनोमिनेटर है उधर न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई करेंगे। और वो दोनों अगर आपस में इक्वल आए तो इसका मतलब जो दोनों फ्रैक्शंस है ये भी आपस में क्या है, इक्वल है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तो 2/3 एंड 4/6 ये हमारे पास दो रैशनल नंबर्स हैं, हमें प्रूव करना है कि ये इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ये वाला डिनोमिनेटर उधर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और ये डिनोमिनेटर उधर न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। सो 2 × 6 एंड 4 × 3। तो 2 × 6 क्या होता है 12 एंड 4 × 3 भी क्या होता है 12। तो 12 = 12 विच इज़ ट्रू। तो ये आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब जो हमारी फ्रैक्शंस हमें गिवन थी वो भी आपस में क्या हैं, इक्वल हैं। ठीक है, तो चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट में 5/4 एंड 10/8 हम बिल्कुल इसी तरीके से करेंगे। इधर वाला डिनोमिनेटर उधर जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा और 4 जो डिनोमिनेटर इस साइड है वो उधर न्यूमरेटर के साथ जाके मल्टीप्लाई होगा। इसे हम बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 × 8 और यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 10 के साथ 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 5 8 = 40 और इधर 10 4 = 40 और ये आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो जब हमें मल्टीप्लाई करके ये आपस में इक्वल आ जाते हैं इसका मतलब जो गिवन फ्रैक्शंस हैं वो भी क्या है, आपस में इक्वल हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट -3/5 एंड 6/10। तो यहाँ पे फिर से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 10 उधर जाके न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा, 5 जो डिनोमिनेटर है वो उधर न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास आ जाएगा -3 × 10 एंड यहाँ पे आ जाएगा -6 × 5। तो -3 × 10 होता है -30 एंड -6 × 5 भी होता है -30 और ये आपस में इक्वल आ गए। इसका मतलब जो गिवन फ्रैक्शन थी वो भी इक्वल है। तो हम लिख सकते हैं therefore 3/5 = -6/10। अब चलते हैं फोर्थ पार्ट की तरफ। 9/3 एंड 3। तो 3 को हम 3/1 लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो 9 × 1 एंड इधर हो गया हमारे पास 3 × 3। ठीक है, 9 1 = 9 और बीच में डैश, 3 3 = 9 और ये आपस में क्या आ गए, इक्वल। तो ये आपस में इक्वल है। इसका मतलब जो हमें गिवन रैशनल नंबर थे वो भी इक्वल है। तो therefore 9/3 = 3/1 या फिर अकेला 3 जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था। ठीक है बेटा, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द सम। तो अभी हमें दो रैशनल नंबर्स गिवन है और उनका हमें सम निकालना है। तो हमारे पास दो मेथड होते हैं। एक हम क्या कर सकते हैं कि हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर्स को सेम करके, या फिर हम एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर्स का और उसके बाद उसे सॉल्व करेंगे। तो हम हायर क्लासेस में एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। तो हम सबसे पहले डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम ऑफ 5 एंड 10। जब आप एलसीएम निकालोगे 5 और 10 का तो इसका एलसीएम आएगा 10। अदरवाइज आप ऐसे भी शो करके दिखा सकते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। 5 एंड 10, तो ये आ गया 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा और ये आ गया 2 1 ज़ा 2 1 ज़ा। सो 5 2 ज़ा क्या आ गया, 10 आ गया। तो 5 और 10 का जो एलसीएम है वो आया है 10। तो हम इस तरीके से डिनोमिनेटर में 10 लिख देंगे। तो अब 10 को जब हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास क्वोशंट आता है 2। तो 2 और न्यूमरेटर भी क्या है 2, तो वो आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, उसे हम ब्रैकेट में डाल देते हैं, बीच में है प्लस का साइन। अब 10 को 10 से डिवाइड किया तो वो होता है 1 और न्यूमरेटर है यहाँ पे 3। तो यहाँ पे 1 × 3 आ गया। तो इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 2 ज़ा 4। यहाँ पे लिखते हैं 2 2 ज़ा 4 प्लस बीच में 1 × 3 = 3/10 और हमारे पास ये आंसर आ गया 7/10। ठीक है, चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है हमारा 7/12 + 5/8। तो इसमें भी हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे डिनोमिनेटर्स का। सो एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 निकालेंगे। सो एलसीएम ऑफ 12 एंड 8 हम कॉमन डिवीजन मेथड से निकाल सकते हैं। सो 12 और 8, 2 6 ज़ा 12, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 3 एज इट इज़ आ जाएगा और 3 1 ज़ा 3 आ गया। So 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24। So LCM of 12 and 8 is 24। तो हम 12 और 8 का जो हमने LCM निकाला है वो आया है 24। तो 24 को हम ऐसे लिखेंगे। 24 को जब हम 12 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 2। तो 2 7 ज़ा 14। तो 2 × 7 को हम ऐसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, प्लस का साइन बीच में आ गया। अब 24 को जब हम 8 के साथ डिवाइड करते हैं तो क्वोशंट आता है 3। 8 3 ज़ा 24। तो क्वोशंट आता है 3 3 × 5 करेंगे यहाँ पे। सो 3 × 5। तो ये आ गया मेरे पास 2 7 ज़ा 14 प्लस 3 5 ज़ा 15/24 और यहाँ पे मेरे पास आ गया 29/24। ये हमारा इस पार्ट का आंसर है और इसे हम मिक्स फ्रैक्शंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो 24 1 ज़ा 24, 5 बचेगा रिमाइंडर, तो 5/24।
तो इस तरीके से भी इसका आंसर आप लिख सकते हैं। जब भी हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, जब भी हमारा न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होता है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जो हमारा आंसर है उसे मिक्स्ड फ्रैक्शंस में दें। ठीक है। थर्ड पार्ट, -4/7 + 3/14। तो सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 7 एंड 14। डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे, 7 और 14 का एलसीएम होता है 14। नहीं तो हम आप कॉमन डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। 7 and 14, 2 7 एज इट इज, 2 7s are 14, 7 1s are and 7 1s are, so 2 7s are 14। तो यहाँ पे हमारे पास एलसीएम आ गया 14। 14 को जब हम 7 से डिवाइड करते हैं तो कोशेंट आता है 2। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले कोशेंट लिखना है, फिर हमारा न्यूमरेटर है -4, तो हम -4 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। फिर प्लस एज इट इज, तो हम इसे ब्रैकेट में लिख लेते हैं। प्लस एज इट इज 14 डिवाइडेड बाय 14 होता है 1 एंड न्यूमरेटर है यहाँ पे 3, तो इसे भी हमने ब्रैकेट में लिख लिया। तो हमारे पास आ गया 2 × -4 होता है -8 और 1 3s are 3, तो +3/14। -8 + 3 हमारे पास आता है -5/14। तो ये थर्ड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द डिफरेंस। तो अभी हमने क्या निकाला था, सम निकाला था, अब हम डिफरेंस निकालेंगे और सेम ही मेथड यूज करेंगे। एलसीएम वाला जो मेथड हमने अभी यूज किया है वही मेथड से हम इसका डिफरेंस भी निकालेंगे। तो सबसे पहले एलसीएम ऑफ द डिनोमिनेटर्स दैट इज 6 and 4 निकालेंगे। हम यहाँ पे कॉमन डिवीजन मेथड के साथ निकाल सकते हैं। 2 3s are 6, 2 2s are 4, 2 3 as it is, 2 1s are 2 and 3 1s are 3। तो 2 2s are 4, 4 3s are 12, तो 6 और 4 का जो एलसीएम है वो क्या है, 12 है। तो यहाँ पे हम ऐसे डिनोमिनेटर लिख लेंगे 12, और 12 को 6 से डिवाइड किया तो कोशेंट आता है 2। तो 2 को हम न्यूमरेटर के साथ क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, और उसे एक ब्रैकेट में डाल देंगे। बीच में साइन है माइनस का। 12 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो मेरे पास आता है 3, और कोशेंट न्यूमरेटर है यहाँ पे मेरे पास 1, तो 3 × 1 करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 2 5s are 10 -3 1s are 3/12, और यहाँ पे मेरे पास आंसर आ गया 10 - 3 7/12। ठीक है। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर था। चलते हैं सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट है 11/8 - 3/4। सो एलसीएम ऑफ 8 and 4 इज 8। जब आप एलसीएम निकालेंगे 8 and 4 का, वो 8 आएगा। तो यहाँ पे हम 8 लिखेंगे। 8 को 8 से डिवाइड किया 1 आता है, तो हमने सबसे पहले कोशेंट लिखना है। उसके बाद जो हमारा न्यूमरेटर होता है हमें वो लिखना है, उसे ब्रैकेट में डालना है। बीच में है माइनस का साइन। फिर जो डिनोमिनेटर है यहाँ पे जो हमारा एलसीएम है 8 को हमने 4 से डिवाइड किया तो आता है 2, तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, और हमारा न्यूमरेटर है 3, यहाँ पे हम 3 लिखेंगे और इसे ब्रैकेट में डालेंगे। इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 × 11 इज 11, 2 3s होता है 6, तो 11 - 6/8 आ जाएगा। 11 - 6 होता है 5, सो 5/8। ये हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट हमारे पास है -7/9 माइनस और ब्रैकेट में -2/3। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, ब्रैकेट्स ओपन करनी है। -7/9 दोबारा से लिखते हैं, -7/9। अब ये ब्रैकेट का मतलब क्या होता है, मैथ्स में ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। तो माइनस इंटू माइनस हमारे पास क्या होता है, माइनस इंटू माइनस हमारे पास होता है प्लस। तो यहाँ पे हम कर देंगे +2/3। ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले हमें साइंस को सॉल्व करना है। अब हम यहाँ पे एलसीएम लेंगे, एलसीएम ऑफ 9 and 3, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेंगे। 9 और 3 का एलसीएम होता है 9। तो अब हम यहाँ पे एलसीएम लिखेंगे। कॉमन जो हमारा डिनोमिनेटर है वो है 9, तो 9 को 9 से डिवाइड किया आ गया 1, और हमारा न्यूमरेटर है -7, तो उसे -7 इस तरीके से लिख लेंगे और उसे हम ब्रैकेट्स में डाल देंगे। फिर हमारे पास बीच में साइन है प्लस। 9 को 3 से डिवाइड किया, हमारे पास आया 3 और न्यूमरेटर है 2, तो उसे फर्दर ब्रैकेट्स में डाल देंगे। तो 1 × -7 होता है -7, प्लस 3 2s are 6, हम 6 लिख लिया अपॉन 9। तो बेटा -7 + 6 हमारे पास होता है -1/9। ये हमारा आंसर है थर्ड पार्ट का। क्वेश्चन नंबर 4। तो ये सभी क्वेश्चंस आप क्लास 8 में ऑलरेडी कर आए हैं, तो ये बहुत ही आसान है आप लोगों के लिए। फाइंड द प्रोडक्ट 2/3 × 3/10। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले आपको पता है कि जब भी हमने दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट निकालना है तो न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर के साथ कैंसिल कर सकते हैं, या फिर हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को क्रॉस कैंसिलेशन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2/3 × 3/10 जो है, मल्टीप्लाई करने से पहले हम देख लेंगे कि कुछ कैंसिल होता है कि नहीं होता। तो यहाँ पे 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 1s are 2, 2 5s are 10, क्या हो गया है, कैंसिल हो गया है। सो 1 × 1 1 आ गया, एंड 1 × 5 क्या आ गया, 5 आ गया। तो ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर था।
सेकेंड पार्ट, अब यहाँ पे हम देखें कि क्रॉस, पहले तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपस में कैंसिल नहीं होते और क्रॉस न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। तो हमने क्या करना है, न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 5 सा क्या आ गया 35, और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 11 8 सा 88, और ये इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का आंसर है। थर्ड पार्ट, -4/7 इंटू 5/14, तो ये पहले देख लेते हैं कि कैंसिलेशन हो रही है। -4 और 7 की नहीं हो रही है, 5 और 14 की नहीं हो रही है, 5 और 7 की नहीं हो रही है, पर 4 और 14 की कैंसिलेशन हो रही है। 2 से ये कट जाएगा, 2 2 ज़ा 4 होता है और 2 7 ज़ा 14 होता है। साइंस का ध्यान रखना है, यहाँ पे माइनस का साइन था तो -2, तो ये आ गया -2 इंटू 5 आ गया है, और नीचे आ जाएगा 7 इंटू 7। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इसका आंसर -10/7 7 ज़ा 49। तो ये हमारे थर्ड पार्ट का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द कोशेंट। हमने डिवाइड करना है। जब भी हमने दो फ्रैक्शंस को डिवाइड करना है तो हमने सबसे पहले जो फर्स्ट फ्रैक्शन होती है उसे एज इट इज़ लिखते हैं, डिवीजन का जो साइन है वो मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करते हैं, और जो सेकंड फ्रैक्शन होता है उसका हम रेसिप्रोकल लेते हैं। तो 3/10 का रेसिप्रोकल हो गया 10/3। तो इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई में या फिर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में आपस में क्या हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 2 × 10 दैट इज 20 एंड 3 × 3 दैट इज 9। तो ये हमारा आंसर है। ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। जब भी न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर उसे हम क्या बोलते हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। उसे हम कन्वर्ट कर सकते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शंस में। तो हम लिख सकते हैं, देखो जब हम 20 को 9 के साथ डिवाइड करेंगे तो 9 2 ज़ा 18 और हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कोशेंट हम यहाँ पे लिखते हैं, फिर यहाँ पे रिमाइंडर, और यहाँ पे फिर हमारा आ जाता है नीचे डिनोमिनेटर। मीन्स वैसे ये होता है कोशेंट रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र। ठीक है, जिसके साथ हम डिवाइड कर रहे हैं उसे डिवाइज़र बोलते हैं। ये हमारा कोशेंट है, ये रिमाइंडर है, और जिसको डिवाइड करते हैं वो होता है हमारा डिविडेंड। चलते हैं सेकंड पार्ट भी ऐसे ही करना है। फर्स्ट फ्रैक्शन एज इट इज़ लिखना है, डिवीजन का साइन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट हो गया, और 5/8 का हम क्या ले लेंगे, रेसिप्रोकल। तो मुझे मिल जाएगा 8/5। अब ये आपस में कहीं पे भी कैंसिल नहीं हो रहा है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर। तो इसे हम न्यूमरेटर इंटू न्यूमरेटर करेंगे, 7 × 8 दैट इज़ 56 एंड 11 × 5 दैट इज़ 55। ये भी एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। 55 1 ज़ा 55, 1 रिमाइंडर आएगा, और यहाँ पे हमारा डिवाइज़र क्या था 55। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में आंसर आ गया। थर्ड पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, -4/7 डिवाइडेड बाय 5/14। तो सबसे पहले -4/7 जो फर्स्ट फ्रैक्शन है उसे हमें ऐसे ही लिखना है, डिवीजन के साइन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है, सेकंड फ्रैक्शन का हमने रेसिप्रोकल लेना है। तो 14/5 हमारा रेसिप्रोकल हो गया। अब हम देखते हैं कि क्या कुछ कैंसिल होता है। 4 और 7 आपस में नहीं हो रहे, 14/5 नहीं हो रहे, ये 7 डिनोमिनेटर और इधर है न्यूमरेटर 14, ये आपस में कैंसिल हो रहे हैं। 7 1 ज़ा 7, 7 2 ज़ा 14। ठीक है, तो और 4 और 5 भी आपस में कैंसिल नहीं हो रहे हैं। सो -4 × 2 और नीचे आ जाएगा 1 × 5। तो ये मेरे पास आ गया -8/5 जो है हमारा आंसर है। इसे भी हम मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा -5 1 ज़ा 5 और 3 रिमाइंडर आया। तो यहाँ पे ऐसे हम इसे मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट। तो यहाँ पे हमें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड को प्रूव करना है। तो हम इसे सेपरेटली सॉल्व करेंगे, और हमारा अगर आंसर आपस में इक्वल आ जाएगा तो हमारा क्वेश्चन क्या है, प्रूव हो जाएगा। तो लेफ्ट हैंड साइड में हमें गिवन है 1/2 + 3/4 ब्रैकेट्स में है इंटू 8/3। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे। तो ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए पहले हम 2 और 4 को क्या है उसका एलसीएम लेंगे। मीन्स 1/2 को हम 2/2 के साथ मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बना सकते हैं, या फिर 2 और 4 का हम एलसीएम लेंगे। 2 और 4 का एलसीएम होता है 4। तो 4 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास आता है क्वोशिएंट 2, और न्यूमरेटर क्या है 1। सो 2 1 ज़ा 2 आ गया, बीच में प्लस का साइन है। 4 को 4 के साथ डिवाइड किया तो 1 आया, और न्यूमरेटर क्या है 3। तो सेम ही मेथड यूज़ कर रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो ये हम डाल देते हैं ब्रैकेट्स, और बाहर है हमारे पास 8/3। तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 2 1 ज़ा 2 + 1 3 ज़ा 3/4 within bracket into 8/3
और इसे हम फर्दर सॉल्व करेंगे। 2 + 3 होता है 5/4 इंटू 8/3। यहाँ पे कोई कैंसिलेशन नहीं हो रही है, तो 5 8 ज़ा 40 आ गया और 4 3 ज़ा 12 आ गया। तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड आ गया। अब हम चेक करते हैं कि राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो क्या हमारा 40/12 भी आंसर आता है कि नहीं आता है। तो 1/2 इंटू 8/3 प्लस 3/4 इंटू 8/3 ये है। तो हमें याद रखना है कि हमें क्या लगाना है, बोर्ड मास लगाना है। बोर्ड मास ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन जो है वो एडिशन से पहले आता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है और इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो ये आपस में जब दो फ्रैक्शंस के मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो देखते हैं कि क्या कुछ कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8, ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कैंसिल हो रहे थे। तो हमें इसको सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास 4/3। यहाँ पे भी चेक करते हैं कि कुछ कैंसिल हो रहा है। यहाँ पे कैंसिल हो रहा है 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, ये कैंसिल हो गया। तो ये बीच में प्लस का साइन है, 1 2 ज़ा 2 हो गया एंड 1 1 ज़ा 1, तो ये आ गया 2/1। अब हम क्या करेंगे, अब हम 3 और 1 का एलसीएम लेंगे जो कि होता है 3, और इसे फर्दर हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास। 3 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो 1 होता है और 1 इंटू 4 आ गया, और प्लस करेंगे 3 को 1 से डिवाइड करेंगे तो क्वोशिएंट में 3 आएगा। 3 इंटू 2 करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4 + 6/3, और ये आ गया मेरे पास 4 + 6 इज़ 10, 10/3। तो यहाँ पे 10/3 है, यहाँ पे 40/12 है। बच्चे कई बार बोलते हैं कि इक्वल नहीं है। बेटा ये इक्वल नहीं है, ऐसे नहीं बोलना है बिना सिंप्लीफाई किए। तो सबसे पहले हमें इसे सिंप्लीफाई करना है। 40/12 जो है वो फर्दर सिंप्लीफाई हो सकता है इनटू लोएस्ट टर्म्स। तो हम क्या करेंगे, इसे 4 के साथ ये मल्टीपल है। 40 जो है 4 का मल्टीपल है, 12 भी 4 का मल्टीपल है। 4 10 ज़ा 40, 4 3 ज़ा 12, तो यहाँ पे भी मेरे पास क्या आ गया 10/3। तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी 10/3 है, राइट हैंड साइड पे भी 10/3 है। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूव्ड, या हेंस शोन, हेंस प्रूव्ड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पहले देखते हैं कि क्या होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, अगर हमारे पास 3 रैशनल नंबर्स हैं, a इंटू ब्रैकेट में b माइनस c, ठीक है, और तो हम क्या करते हैं, a इंटू बी, जब हम ब्रैकेट ओपन करते हैं a इंटू बी, पहले इनको लिखते हैं, फिर जो बीच में b और c के बीच में का साइन है वो यहाँ पे डालते हैं, और फिर जो a इंटू सी यहाँ पे आता है, इसे हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। जो हमें क्वेश्चन गिवन है 7/9, ब्रैकेट में, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, 6/7 माइनस 3/4। तो सबसे पहले a को आप कंपेयर करेंगे तो 7/9 है, b हमारा यहाँ पे 6/7 है, और c मेरा क्या है 3/4। तो ये प्रॉपर्टी हम यूज़ कर रहे हैं। तो हमारे पास आ जाएगा 7/9 मल्टीप्लाई बाय 6/7, ठीक है ना। a इंटू बी हमने किया, 7/9 मल्टीप्लाई बाय 6/7, बीच में क्या है साइन माइनस का, फिर दोबारा से a दैट इज़ 7/9 लेंगे, और फिर हमारा जो थर्ड रैशनल नंबर है c, उसको हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि क्या जो दो रैशनल नंबर्स का, दो फ्रैक्शंस का प्रोडक्ट है, वो उसे हम क्या सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्या वो कैंसिल हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। 7 1 ज़ा 7, 7 1 ज़ा 7, और यहाँ पे भी सिंप्लीफाई हो सकता है। 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 1 2 ज़ा 2 और 3 1 ज़ा 3, 2/3 आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पे 7 और 4 तो आपस में कट नहीं हो सकते, बट 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा क्या होता है 9 होता है। तो इसे सिंप्लीफाई करके आ जाएगा 7 1 ज़ा 7 एंड 3 4 ज़ा 12। ठीक है, तो इतना मेरे पास आ गया। अब हम इसे आगे सॉल्व करेंगे। तो आगे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 3 और 12 का हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम ऑफ 3 and 12 इज़ 12। ठीक है, 3 और 12 का एलसीएम क्या होता है, 12 होता है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एलसीएम हमारा 12 लेंगे। तो 12 को जब हमने 3 से डिवाइड किया तो क्वोशिएंट आता है 4, 4 इंटू, और मेरा न्यूमरेटर है 2, ऐसे लिखेंगे, और बीच में क्या है साइन माइनस का। 12 को 12 के साथ डिवाइड किया तो आता है 1 इंटू 7, तो ये आ गया 4 2 ज़ा 8,
और -1 इंटू 7 इज 7/12। तो मेरा आंसर इस क्वेश्चन का आ गया 8 - 7 1/12। तो ये मेरा आंसर है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, find the rational number x such that 5/6 bracket x plus 3/5 is equal to 5/6 x plus 1/2। तो हमने यहाँ पे x जो रैशनल नंबर है उसे फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, इसे हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लग जाएगी जो अभी हमने क्वेश्चन नंबर 7 में लगाई थी। तो यहाँ पे 5/6 मल्टीप्लाई बाय x आ जाएगा, और बीच में पहले प्रीवियस क्वेश्चन में माइनस था, यहाँ पे प्लस है तो हम यहाँ पे प्लस लगाएंगे। 5/6 मल्टीप्लाई बाय 3/5 आ जाएगा। ठीक है। और राइट हैंड साइड को हम एज इट इज लिखेंगे। 5/6 इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं 5/6x, और यहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ कैंसिल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया, 1/2 आ गया। और राइट हैंड साइड पे भी मेरे पास क्या है, 5/6x प्लस 1/2। तो यहाँ पे देखा कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड क्या हो गई, आपस में इक्वल आ गई, सेम एक्सप्रेशन आ गए। इसका मतलब जो है x की अगर हम कोई भी वैल्यू लेंगे तो हमेशा लेफ्ट हैंड साइड क्या है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर x कैन टेक एनी रियल वैल्यू। ठीक है। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो इसी से हमारी ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है, और अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.4। रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर्स 2/3 -5/4 एंड 1 1/2 ऑन अ सिंगल नंबर लाइन। एक ही नंबर लाइन पे हमने ये जो 3 रैशनल नंबर्स हैं इसे हमें रिप्रेजेंट करना है। तो हम देखते हैं कैसे करेंगे। बेटा सबसे पहले है हमारे पास 2/3। 2/3 का मतलब क्या होता है, तो जो 2/3 है वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में। ठीक है ना, क्योंकि जब तुम 2 को 3 से डिवाइड करते हैं तो 0.6 कुछ करके आता है। तो इसका मतलब जो 2/3 है वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा। तो 0 और 1 को हम, अब डिनोमिनेटर हमारे पास यहाँ पे क्या है, 3 है, तो हम इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। किसे, 0 और 1 को। तो एक हमने ये किया, यहाँ पे दोबारा से करते हैं। तो यहाँ पे इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 1 2 और ये आ गया हमारा 3। तो यहाँ पे इसको हम जब हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया तो हम इसे 0 के बाद लिख सकते हैं 1/3, फिर लिख सकते हैं 2/3, और यहाँ पे लिख सकते हैं 3/3। और 3/3 को जब हम कैंसिल करेंगे तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। तो हमने रिप्रेजेंट करना था 2/3, तो ये मेरा 2/3 है। ये वाला पॉइंट क्या है, 2/3। तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, ये आ गया हमारा 2/3। ये ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है। अगला है मेरे पास -5/4। अब -5/4 को अगर मैं मिक्स फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करूं तो मेरे पास आता है -1 1/4। ठीक है, मतलब -1 के बाद 1/4 और है। इसका मतलब जो है -1 1/4 जो है वो कहाँ लाई करेगा, ये आ गया सपोज मेरा -1 और ये आ गया -2। तो -1 और -2 के बीच में कहीं पे आएगा -1 1/4। अब डिनोमिनेटर में यहाँ पे क्या है, 4 है। तो इसका मतलब -1 के बाद -2 तक यहाँ पे मैं इसे डिवाइड करूँगी 4 इक्वल पार्ट्स में। तो यहाँ पे 1 2 3। ठीक है, तो ये 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। एक यहाँ पे दोबारा से देखते हैं, 1 2 3 4। तो 4 इक्वल पार्ट्स में मैंने -1 और -2 को डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसे लिख सकती हूँ, देखो -1 के बाद ये आ जाएगा मेरे पास 1/4 2/4 3/4 और 4/4, मतलब 1 और ऐड हो जाएगा तो ये आ जाएगा -2। तो ये मेरा है, ये वाला जो पॉइंट है ये मेरा पॉइंट है -1 1/4। ठीक है, जिसे मैं कह सकती हूँ -5/4 भी। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम सर्कल कर लेंगे, ये वाला पॉइंट, और ये है मेरा -1 1/4। ठीक है, नेक्स्ट रैशनल नंबर है 3/2। अब जो 3/2 है, 3/2 होता है 1 1/2।
ठीक है ना, या फिर मैं लिख सकती हूँ 1.5। तो ये लाई करेगा, ऑब्वियसली ये लाई करेगा 1 और 2 के बिल्कुल बीच में। 1.5 जो है वो 1 और 2 के बीच में आता है। अब ये मेरा 1 और 2 तो ये रहा, ठीक है। 3/2 है तो 1 से लेके 2 तक तो ये रहा, और इसको मैंने बिल्कुल सेंटर में क्या करना है, डिवाइड करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। तो इसका मतलब जो ये पॉइंट है, ये मेरा पॉइंट क्या है, 1/2, ठीक है। तो ये आ गया मेरा 3/2, ठीक है बेटा। तो हमने ये तीनों रैशनल नंबर जो हैं वो सिंगल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर दिए हैं। ये मैं दोबारा से यहाँ पे बता रही हूँ कि ये जो है 1/2 क्या हुआ कि 1/2, देखो ये 0.5 आ गया ना, 1.5 आ गया, ठीक है। 1 और 2 के जो सेंटर होता है वो क्या होता है, 1.5 होता है, ठीक है। और 3/2 भी क्या होता है, 1.5 होता है, ठीक है। तो ये मतलब ये हाफ है और ये हाफ है, तो ये हमारा सेंटर हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के साथ। Find 3 distinct rational numbers that lie strictly between -1/2 and 1/4। तो हमने 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो -1/2 एंड 1/4 के बीच में जो है वो लाई करता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि -1/2 क्या है। -1/2 बेटा होता है -0.5, ठीक है ना। इसका मतलब ये लाई करेगा 0 और -1 के बीच में। तो ये वाला जो पॉइंट है ये है हमारा -1/2, ये वाला पॉइंट, ठीक है। ऐसे ही 1/4 का मतलब है कि वो लाई करेगा 0 और 1 के बीच में, ठीक है। तो इसको हम क्या करेंगे, 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, 1 2 3, और ये आ गया 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट्स में हमने डिवाइड कर दिया। तो ये आ जाएगा मेरा 1/4, ये 2/4, ये 3/4, ये 4/4 तो जो कि है 1 है, ठीक है। तो अब मुझे इन दोनों के बीच में 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तो हम कैसे कर सकते हैं, देखो 2 मेथड्स होते हैं निकालने के। एक होता है बाय टेकिंग द एवरेज, ठीक है। तो -1/2 एंड 1/4 के बीच में अगर हमने रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं तो उसे हम एवरेज के थ्रू भी फाइंड आउट कर सकते हैं। एवरेज क्या होता है, मीन क्या होता है कि हमने इन दोनों का सम करना है और उसको 2 से डिवाइड करना है, ठीक है। तो वो कैसे करेंगे, -1/2 + 1/4, और उसको हम क्या कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इस मेथड को क्या बोलते हैं, बाय टेकिंग द एवरेज, ठीक है। ये मेथड हमारा 1 है, ठीक है। दोनों मेथड्स करवाऊंगी मैं, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, जब हम इसका एलसीएम लेंगे या हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -2/4, ठीक है। 2 और 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस 1/4, और डिनोमिनेटर में भी क्या है मेरे पास 2 है। तो ये जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे -2/4 + 1/4 को, तो -1/4 आ गया और डिनोमिनेटर में क्या है 2। तो जिसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो 4 जो आ जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, -1/8। इसका मतलब जो -1/8 है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, -1/2 एंड 1/4 के बीच में लाई कर रहा है, मीन्स यहाँ पे लाई कर रहा है। अगर मैं इसे दिखाऊं, सपोज ये -1/2 है, ये मेरा 0 है और ये मेरा 1/4 है, तो ये आ गया मेरा -1/8। तो -1/8 मेरा कहीं पे यहाँ पे लाई कर रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने फर्दर -1/2 और -1/8 के बीच में रैशनल नंबर निकालना है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, इसके आगे तो मैं दोबारा से एवरेज लूँगी, -1/2 एंड -1/8 का जो है एवरेज लूँगी। वो कैसे लेंगे, दोबारा से इन दोनों का सम करेंगे और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, ठीक है। तो -1/2 प्लस माइनस क्या हो गया, माइनस, तो ये आ जाएगा मेरे पास -1/2 -1/8 एंड होल अपॉन 2। इसे हम आगे सॉल्व करते हैं, 1 मिनट। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसे मैं 4/4 से मल्टीप्लाई कर दूँ, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर दूँ, तो यहाँ पे आ जाएगा -4 और यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है ना। 4 और 4 से मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, -1/8 एंड होल अपॉन 2।
तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे, डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर्स जो हैं वो ऐड हो जाएंगे। -4 -1 होता है -5, -5/8 एंड होल अपॉन 2, तो ये मुझे मिल जाएगा 8 जो है वो 2 के साथ आके मल्टीप्लाई हो गया तो -5/16 आ जाएगा। तो -5/16 जो है वो किसके बीच में लाई कर रहा है, -½ और -1/8 के बीच में लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मतलब यहाँ पे आ जाएगा -5/16। ऐसे ही मैं क्या कर सकती हूँ, -1/8 और 0 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकती हूँ, 0 और 1/4 के बीच में भी रैशनल नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक और रैशनल नंबर हम फाइंड आउट कर सकते हैं 0 एंड 1/4 के बीच में। तो वो कैसे करेंगे, दोबारा से इनका सम ले लेते हैं, 0 + 1/4 और 2 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इसे हम बोलते हैं एवरेज लेना, मीन निकालना। तो 0 + 1/4 1/4 होता है, होल डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा मेरे पास 4 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये आ गया 1/8। तो 0 और 1/4 के बीच में क्या लाई करता है, 1/8। ठीक है, तो क्वेश्चन में उन्होंने पूछा था हमसे यहाँ पे फाइंड 3 डिस्टिंक्ट रैशनल नंबर्स दैट लाई स्ट्रिक्टली बिटवीन -½ एंड 1/4। तो हमने यहाँ पे निकाला, एक ये नंबर निकाला -1/8, एक हमने यहाँ पे निकाला -5/16 और एक हमने निकाला 1/8। पर हमें हमारे पास एक और रैशनल नंबर भी है 0 जो -1/2 और 1/4 के बीच में लाई करता है, क्योंकि 0 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है। 0 को हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने -1/8, 1/8, -5/16 एंड 0 हमने 4 रैशनल नंबर्स निकाल लिए हैं बिटवीन -1/2 एंड 1/4। तो हम लिख सकते हैं कि द 3 रैशनल नंबर्स आर, द 3 रैशनल नंबर्स that lie between -1/2 and 1/4 are -1/8, 1/8, 0 भी आप लिख सकते हैं, एंड माइनस, यहाँ पे सबसे पहले -5/16 आना था तो यहाँ पे 0 नहीं लिखती हूँ मैं, 1/8 भी नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमने -5/16 निकाला था वो इन दोनों के बीच में निकाला था। तो सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे -5/16, फिर लिखेंगे -1/8, फिर लिखेंगे 1/8 और फिर लिख देते हैं हम यहाँ पे लिख देते हैं 0 और फिर लिख देते हैं 1/8। ठीक है, तो ये हमने 4 रैशनल नंबर्स लिख लिए हैं। तो आप 0 को स्किप कर सकते हो या 1/8 को भी स्किप कर सकते हो, तो 3 रैशनल नंबर सिर्फ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम ऐसे लिख सकते हैं कि -5/6, -1/8 एंड 0, आप ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये था फर्स्ट मेथड। हम सेकंड मेथड अब आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि व्हाट इज मेथड नंबर 2, मेथड 2, और वो बहुत ही इजी मेथड है। ठीक है, इजी मेथड है। तो -1/2 एंड 1/4 के बीच में हमने 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं। तो सिंपल सी बात है कि हम क्या करेंगे, चाहे हमें 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं, 4 फाइंड आउट करने हैं, 5 6 फाइंड आउट करने हैं, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर्स को सेम करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, LCM ऑफ 2 एंड 4 इज 4। ठीक है, तो -1/2 का जो डिनोमिनेटर है उसे हमने 4 बनाना है, तो हम 2/2 के साथ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, तो मुझे मिल जाएगा -2/4 मिल जाएगा। ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है -1/2 का। और दूसरा फ्रैक्शन है मेरे पास, रैशनल नंबर है 1/4। तो मुझे अब रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं -2/4 और 1/4 के बीच में। तो मैं क्या करूँगी, -2/4 को 10/10 से मल्टीप्लाई करूँगी, तो मेरे पास आ जाएगा -20/40, और 1/4 को भी मैं मल्टीप्लाई करूँगी 10/10 के साथ, तो ये मेरे पास आ जाएगा 10/40। ठीक है, तो इसका मतलब मैं -20/40 और 10/40 के बीच में 3 रैशनल नंबर्स लिखना है बेटा। -20/40 एंड 10/40 के बीच में बहुत सारे रैशनल नंबर्स लाई करते हैं, हमने सिर्फ कोई 3 लिखने हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती हूँ -18/40। ठीक है, मैं लिख सकती हूँ
10/40 और मैं लिख सकती हूँ 2/40। 3 रैशनल नंबर्स हैं, जबकि हमारे पास यहाँ पे हमें 3 रैशनल नंबर्स पूछे गए थे, जबकि मैं बहुत सारे रैशनल नंबर्स लिख सकती हूँ। मैं लिख सकती थी -19/40, -18/40, -17/40, ऐसे करते करते फिर मैं 0 भी आ जाएगा, फिर 1/40 आ जाएगा, फिर 2/40 और ऐसे करते करते मैं 9/40 तक बहुत सारे रैशनल नंबर्स लिख सकती हूँ। अगर हमसे पूछा जाए, हमसे सिर्फ 3 रैशनल नंबर्स पूछे गए थे, तो ये मैंने 3 रैशनल नंबर्स लिख दिए हैं। तो ये मेथड नंबर 2 है, जो कि एक ईजी मेथड है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन, तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है हमने, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम ऑफ 4 and 12, तो 4 और 12 का एलसीएम होता है 12, तो यहाँ पे हम एलसीएम एज अ कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे 12 को जब हम 4 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास क्वोशंट आएगा 3, क्वोशंट लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर है -1, तो -1 लिखेंगे। बीच में क्या है, प्लस, तो प्लस का साइन डालना है, इसे ब्रैकेट्स में पुट कर देंगे। 12 डिवाइडेड बाय 12 होता है 1, क्वोशंट लिखेंगे 1, न्यूमरेटर है 5, इसे लिखेंगे 5 और ब्रैकेट्स में पुट करेंगे। 3 इंटू -1 होता है -3, 1 इंटू 5 होता है 5, सो -3 + 5/12, तो -3 + 5 होता है 2, 2/12, और इसे हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे लोएस्ट टर्म्स में। 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12, तो मेरे पास यहाँ पे आंसर क्या आ गया, 1/6। तो हमेशा जो अपना एक्सप्रेशन है, जो आंसर है, जो फ्रैक्शन है, उसे हमें लोएस्ट टर्म्स में कन्वर्ट करके हमें आंसर देना है। ठीक है, तो ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। A tailor has 15 3/4 meters of fine silk. If making one kurta requires 2 1/4 meters of silk, exactly how many kurtas can he make? तो सबसे पहले हम लिखते हैं total length of silk is equal to 15 3/4 मीटर्स। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसे हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो 4 × 15 होता है 60, और 60 + 3 हो जाता है 63, तो ये आ जाएगा 63/4 मीटर्स। ठीक है, अब एक कुर्ता बनाने में 2 1/4 मीटर्स ऑफ सिल्क लगता है, तो हम लिखेंगे क्लॉथ रिक्वायर्ड for making one kurta is equal to 2 1/4 मीटर्स। तो इसे हम कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में, 4 2 ज़ा 8, 8 + 1 9, सो 9/4 मीटर्स आ गया। बेटा टोटल जो हमारे पास क्लॉथ है, टोटल जो लेंथ है सिल्क की, वो 63/4 मीटर्स है, और एक कुर्ता बनाने में हमें कितनी लेंथ चाहिए सिल्क की, कितना क्लॉथ चाहिए, 9/4 मीटर्स चाहिए। एग्जैक्टली हाउ मेनी कुर्ताज कैन ही मेक, तो हम लिखेंगे नंबर ऑफ कुर्ताज दैट कैन बी मेड, दैट कैन बी मेड। ठीक है, तो जो टोटल लेंथ है उसे हम क्या करेंगे, टोटल लेंथ को लेंथ रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग वन कुर्ता उसके साथ डिवाइड करेंगे, लेंथ फॉर वन कुर्ता उसके साथ क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे है हमारी वैल्यू 63/4 होल अपॉन लेंथ ऑफ फॉर वन कुर्ता है 9/4। तो जब फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन होता है तो उसे हम फर्दर कैसे लिखेंगे कि जो न्यूमरेटर का फ्रैक्शन है उसे हम लिख लेंगे 63/4, और जो डिवाइडेड बाय 9/4 है, डिवीजन कन्वर्ट हो जाता है मल्टीप्लिकेशन में, और जो डिनोमिनेटर का क्या आ जाता है, रेसिप्रोकल आ जाता है, तो ये आ जाएगा 4/9। दोबारा से a/b डिवाइडेड बाय c/d है, तो वो हो जाता है a/b एज इट इज़, डिवीजन कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन, और सेकंड फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, वो हो जाता है d/c। ठीक है, तो यहाँ पे इसे हम सिंप्लीफाई करेंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, और 9 1 ज़ा 9, 9 7 ज़ा 63, तो मेरे पास क्या आंसर आ गया, 7। तो मीन्स कितने कुर्ताज जो हैं वो इस सिल्क से बन सकते हैं, वो है 7 कुर्ताज। तो 7 कुर्ताज हम लिखेंगे, 7 कुर्ताज कैन बी मेड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। Find 3 rational numbers between 3.1415 and 3.1416
तो बेटा जो ये रैशनल नंबर्स हैं 3.1415, इसके पीछे हम एक और ज़ीरो लगा सकते हैं और वो इक्विवेलेंट डेसिमल बन जाता है। तो 3.1415 लिख सकते हैं इसे हम, और 3.1416 को हम लिख सकते हैं 3.1416। इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट डेसिमल्स। ठीक है, इक्विवेलेंट डेसिमल्स। ठीक है, पीछे ज़ीरो लगाएंगे तो कोई ऐसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, एंड में हम ज़ीरो लगा रहे हैं डेसिमल के बाद। तो अब हमें इन दोनों के बीच में हमें 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो 3.14150 सपोज़ यहाँ पे है और 3.14160 यहाँ पे है। तो इन दोनों डेसिमल्स के बीच में मुझे 3 रैशनल नंबर्स लिखने हैं। तो मैं कोई भी 3 रैशनल नंबर्स लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे सपोज़ मेरे पास आ जाएगा 3.14151, यहाँ पे लिख सकते हैं 3.14152 और इधर लिख सकते हैं 3.14153। तो 54, 56, 57, 58, 59 तक हम लिख सकते हैं। तो लिखेंगे 3 रैशनल नंबर्स आर 3.14151, 3.14152, 3.14153। ठीक है। Question number 6. Can you think of other ways to find a rational number between any two rational numbers? Of course, हमने अभी 2 मेथड तो मैंने अभी आपको बताए. So yes, there are other ways to find a rational number between any two rational numbers. ठीक है, तो हमारे पास एक मेथड 1 है. मेथड 1 कौन सा है? बाय टेकिंग एवरेज. ठीक है, जो अभी आपको करवाया था. सो लिखेंगे बाय टेकिंग एवरेज. ठीक है, जैसे यहाँ पे दोबारा से बता देते हैं. सपोज मुझे 3 and 9 के बीच में रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है. तो मैं क्या कर सकती हूँ? 3 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ जाएगा 12 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 6. तो 3 और 9 के बीच में 6 लाई करता है. तो यहाँ पे ये 3 है, ये 9 है, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 6 आ गया. मैं फर्दर 3 और 6 के बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है तो मैं क्या करूँगी? 3 + 6 डिवाइडेड बाई 2 करूँगी. तो ये आ जाएगा मेरे पास 9 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज़ 4.5. तो यहाँ पे मेरे पास क्या लाई करेगा? इन दोनों के बीच में यहाँ पे आ जाएगा 4.5. तो इस तरीके से मैं 6 और 9 के बीच में भी फाइंड आउट कर सकती हूँ कि कौन सा रैशनल नंबर लाई कर सकता है. 6 + 9 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 15/2 और ये आ जाएगा 7.5. तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ गया? 7.5. तो इसी तरीके से मैं 3 और 4.5 के बीच में भी फाइंड आउट कर सकती हूँ, और 4.5 और 6 के बीच में, 6 और 7.5 के बीच में, 7.5 और 9 के बीच में बाय टेकिंग एवरेज. तो ये मेरा मेथड 1 है. ठीक है, अगला है सेकंड मेथड जो हमने किया. मेथड 2 वो हमने किया था बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स सेम. बाय मेकिंग द डिनोमिनेटर्स सेम. ठीक है, उसमें हमने क्या किया था? जैसे यहाँ पे मेरे पास 1/2 है और यहाँ पे मेरे पास है 1/4, और इनके बीच में मुझे एक रैशनल नंबर फाइंड आउट करना है या 3 रैशनल नंबर्स फाइंड आउट करने हैं. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगी? इसे इक्विवेलेंट बनाऊँगी. तो इसे बना दूँगी 2/4 और ये बना दूँगी मैं 1/4. ठीक है, और मैं यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे इसको 2/4 को 10/10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 20/40, और 1/4 को भी 10/10 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आ गया 10/40. तो 10/40 और 20/40 के बीच में आप जितने मर्जी रैशनल नंबर्स जो हैं वो लिख सकते हैं. 11/40, 12/40 अप टू आप 19/40 तक लिख सकते हैं. तो ये मेरा मेथड 2 है. क्या कोई और मेथड भी है? बिल्कुल है. अभी हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 में एक डेसिमल्स वाला मेथड भी किया है. तो हम ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे थर्ड मेथड हम यह लिख सकते हैं कि बाय कन्वर्टिंग द रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल. तो ये लिखेंगे हम यहाँ पे मेथड 3 बाय कन्वर्टिंग द rational numbers into decimals. एग्जाम्पल देख लेते हैं. जैसे कि मेरे पास है
1/3 एंड 1/2। ठीक है, तो ये रैशनल नंबर्स हैं, इसको मैं पहले डेसिमल्स में कन्वर्ट कर सकती हूँ। 1/3 को जब मैं डेसिमल्स में कन्वर्ट करूँगी तो वो 0.3333 आ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं 0.3 बार। ठीक है, और 1/2 को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। तो 0.33 और 0.5 के बीच में अगर मुझे रैशनल नंबर्स लिखने हैं, डेसिमल्स में लिखने हैं, तो मैं लिख सकती हूँ 0.35, 0.36, 0.37, ऐसे ही मैं लिख सकती हूँ 0.4, 0.45 भी लिख सकते हैं, 0.47, 0.49, और यहाँ पे बीच में, इसके बीच में भी हम फर्दर लिख सकते हैं 0.412, ठीक है, 0.417। तो हम बहुत सारे जो हैं रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं बिटवीन टू डेसिमल नंबर्स। सो ये हमारा थर्ड मेथड था, बाय कन्वर्टिंग द रैशनल नंबर्स इनटू डेसिमल्स हम उसके बीच में रैशनल नंबर्स लिख सकते हैं। तो हमारे पास 3 मेथड्स हैं टू फाइंड आउट द रैशनल नंबर्स बिटवीन गिवन टू रैशनल नंबर्स। ठीक है बेटा, तो इससे हमारी एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट होती है। अब हम नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.5। Question 1. Without performing long division, determine which of the following rational numbers will have terminating decimals and which will be repeating. 7/20, 4/15 and 13/250. तो हमें लॉन्ग डिवीजन किए बिना ये बताना है कि जो रैशनल नंबर्स हैं इनमें से कौन सा टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा और कौन सा रिपीटिंग होगा। देन चेक योर आंसर्स बाय एक्सप्लिसिटली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिविजन्स एंड एक्सप्रेसिंग दीज रैशनल नंबर्स एज डेसिमल्स। उसके बाद हमें अपना आंसर चेक करना है लॉन्ग डिवीजन करके और अपने रैशनल नंबर्स को डेसिमल्स में एक्सप्रेस करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि कौन से रैशनल नंबर्स को हम टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले जो बेटा रियल नंबर्स होते हैं ना, रियल नंबर्स क्लासीफाई होता है रैशनल और इरैशनल्स में। सो रैशनल नंबर्स एंड irrational numbers। ठीक है, तो रियल नंबर्स इज द कलेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो P/Q फॉर्म में हम लिख सकते हैं, और P और Q क्या होते हैं, इंटीजर्स होते हैं, और Q नॉन ज़ीरो होता है। इरैशनल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वेयर P and Q आर इंटीजर्स एंड Q इज़ नॉन ज़ीरो। अब रैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो 2 तरीके की होती है। ठीक है, एक होती है टर्मिनेटिंग और एक होती है नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। और रेकरिंग का मतलब होता है रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेटिंग का मतलब है जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक रैशनल नंबर है 1/2। ठीक है, तो 1/2 को जब मैं डेसिमल्स में कन्वर्ट करूँगी तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 0.5। इसका मतलब ये है कि जब मैं 1 को 2 से डिवाइड करूँगी, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 पॉइंट, मतलब डेसिमल लग जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 10। तो 2 5 10। तो जो मेरा डिवीजन प्रोसेस है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 हो जाएगा। तो टर्मिनेट का मतलब क्या होता है, कमिंग टू एन एंड, मीन्स मेरा डिवीजन प्रोसेस जो है वो एंड हो जाएगा। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग क्या होता है, फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास कोई रैशनल नंबर है 1/3। ठीक है, तो 1/3, 1 को मैं अगर 3 से डिवाइड करती हूँ तो यहाँ पे डेसिमल लग गया, ये 0 आ गया, 3 3 9। ठीक है, फिर आ गया 1, फिर दोबारा से यहाँ पे हो गया 10, फिर आ गया 3 3 9, और फिर दोबारा से क्या आ गया मेरे पास 1। ठीक है, फिर 10 हो गया, फिर 3 3 9, और ये क्या है कि जो प्रोसेस है वो चलता जाएगा। हर बारी मुझे रिमाइंडर क्या मिल रहा है, 1 मिल रहा है, कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आएगा। तो ये जो डिवीजन प्रोसेस है ये कभी भी ख़त्म नहीं होगा। ठीक है ना, तो नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स नेवर एंडिंग, नेवर कमिंग टू एन एंड। ठीक है ना, और रेकरिंग का मतलब क्या होता है, जैसे ये आ गया मेरा 1/3 जो है डेसिमल एक्सपेंशन इसकी आ गई 0.333। तो ये 333 जो है वो चली जा रहा है, मीन्स हर बारी मैं यहाँ पे 10 लिखूँगी, 3 3 9 आएगा। तो जो ये डिजिट है वो क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है, उसको बोलते हैं रेकरिंग। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ 0.3 और 3 के ऊपर बार। 3 के ऊपर बार का मतलब क्या है, जो ये डिजिट 3 है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको बोलते हैं हम रेकरिंग। ठीक है, तो ये हो गया डेसिमल एक्सपेंशन हो गई। नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग मीन्स ये कभी प्रोसेस ख़त्म नहीं हो रहा,
कॉन्टीन्यूसली चलता रह रहा है, और रेकरिंग मीन्स कोई ना कोई डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। ठीक है, तो ये थे रैशनल नंबर्स की डेसिमल एक्सपेंशन, जो कि होती है टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग। इसको हम NTR भी यूज़ करेंगे। ठीक है, इरैशनल नंबर्स की जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो होती है नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग या नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। तो इसे हम यूज़ करेंगे NTNR, मीन्स नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटिंग या नॉन रेकरिंग। ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारा √2 है, उसकी वैल्यू होती है 1.41421356 एंड सो ऑन। या फिर जो पाई है वो भी एक इरैशनल नंबर है, उसकी वैल्यू होती है 3.1415926535 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे क्या है कि ये जो डेसिमल एक्सपेंशन है वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मीन्स कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, जो डिवीजन प्रोसेस है वो कभी भी ख़त्म नहीं हो रहा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आ रहा। एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रेकरिंग, इसका मतलब है कि कोई भी ऐसा डिजिट या ग्रुप ऑफ डिजिट्स नहीं है जो कि रिपीटिंग ब्लॉक नहीं है हमारे पास, मीन्स हमारे पास कोई भी जो डिजिट है या फिर ग्रुप ऑफ डिजिट्स है रिपीट नहीं कर रहा है, कोई पैटर्न में वो रिपीट नहीं कर रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रेकरिंग। ठीक है, तो ऐसे ही √3, √5, √7 ये सारे क्या हैं, इरैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अब हमें जो क्वेश्चन में पूछा है वो पूछा है कि हमें बिना लॉन्ग डिवीजन के ये बताना है कि इनमें से कौन से टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और कौन से रिपीटिंग डेसिमल्स हैं। वो हमें कैसे पता चलेगा, उसके लिए हमारे पास एक रूल है कि रैशनल नंबर P/Q इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट फॉर्म का मतलब जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उसका कॉमन फैक्टर क्या होना चाहिए, 1, मीन्स वो को प्राइम होने चाहिए। ठीक है ना, इन लोएस्ट फॉर्म का मतलब ये होता है। हैज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन इफ द डिनोमिनेटर Q कैन बी रिटन एज 2n into 5m where n, m is greater than equal to 0, otherwise its decimal expansion is non-terminating recurring। इसका मतलब ये है कि अगर कोई हमारा रैशनल नंबर है P/Q, वो तो फर्स्ट ऑफ ऑल लोएस्ट फॉर्म में होना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद जब हम Q डिनोमिनेटर मीन्स Q की फैक्टराइजेशन करेंगे तो जो फैक्टराइजेशन है या तो वो 2 समथिंग होनी चाहिए, ठीक है, या फिर वो 5 समथिंग होनी चाहिए, या फिर 2 और 5 दोनों उसके फैक्टर्स होने चाहिए। ठीक है ना, और n और m यहाँ पे क्या है, n और m क्या है, यहाँ पे होल नंबर्स हैं। ठीक है, तो अगर ऐसा हुआ तो जो गिवन रैशनल नंबर है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं हुआ, अगर उसके फैक्टर्स 2 या 5 या 2 और 5 दोनों नहीं हुए, उसके अलावा भी कोई और फैक्टर हुआ, तो हमारी डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने पूछा है कि कौन से रैशनल नंबर्स टर्मिनेटिंग है, कौन से रिपीटिंग है, तो हम इस तरीके से बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से। तुम्हारे यहाँ पे फर्स्ट है 7/20, तो यहाँ पे मेरा डिनोमिनेटर है 20 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 4 5 20 होता है और 4 होता है 2 × 2, तो 2 × 2 × 5, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। 2 × 2 कैन बी रिटन एज 2² × 5⁻1। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म 2n × 5m, therefore it has terminating decimal expansion। ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हमें अपना आंसर चेक करना है बाय परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, तो हम इसकी लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करके अपना आंसर भी चेक करेंगे। तो 7/20, तो यहाँ पे 7 को 20 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पे आ गया हमारा डेसिमल 70, सो 23 × 60, 100, 25 × 100 और रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया। तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगी, टर्मिनेटिंग होगी, क्योंकि रिमाइंडर 0 आ गया। और 7/20 की डेसिमल एक्सपेंशन क्या है, 0.35।
ठीक है बेटा, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट है हमारा 4/15। तो सबसे पहले हम 15 के फैक्टर्स लिखेंगे। 15 के फैक्टर्स होते हैं 3 × 5, ठीक है ना। यहाँ पे 2 नहीं है हमारे पास, ये 3 × 5 है। इसका मतलब जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर इज नॉट ऑफ द फॉर्म 2n × 5n. Therefore, it does not have टर्मिनेटिंग डेसिमल, या फिर हम लिख सकते हैं इट हैज़ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। इट हैज़ रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, ठीक है। हम अपना आंसर वेरीफाई करेंगे कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन रिपीटिंग है कि नहीं है। तो 4 को 15 के साथ डिवाइड करेंगे। तो डेसिमल 40, 15 2s 30, 0 1 और फिर एक और 0 लग गई। 15 6s 90, फिर 0 और ये आ गया 1, 10 आ गया। फिर दोबारा 6 0 लगाएंगे। 15 6s 90, फिर 10 रिमाइंडर आ गया, फिर 0 लगाएंगे। 15 6s 90। तो हम देख रहे हैं कि हर बारी हमारा रिमाइंडर क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। और यहाँ पे जो डिजिट 6 है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। मीन्स जो हमारा डिवीजन प्रोसेस है वो कभी भी ख़त्म नहीं होगा, रिमाइंडर कभी भी 0 नहीं आएगा। तो वो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। और यहाँ पे जो डिजिट 6 है वो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। तो वो क्या आ गया, रिपीटिंग आ गया। तो मैं 4/15 को कैसे लिख सकती हूँ, 0.2666 डॉट 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 मीन्स 6 जो है वो रिपीट हो रहा है। यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। और यहाँ पे 266 रिपीट हो रहा है। तो उसके बाद ऊपर क्या लगा दूंगी, मैं बार लगा दूंगी। इसका मतलब जो है डिजिट 6 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, ठीक है बेटा। स्टार्ट करते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारा 13/250। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर है 250। तो 250 की हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 2 1s 2, 2 2s 4, 2 5s 10। फिर ये जाएगा 5 पे, 5 25s 125, 5 5s 25 और 5 1s 5। तो 250 की प्राइम फैक्टराइजेशन है 2 × 5 × 5 × 5। इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख देते हैं 2⁻1 × 5⁻3। सो डिनोमिनेटर is of the form 2⁻n × 5⁻m. Therefore, it has terminating decimal expansion, ठीक है। तो अब हमने इसको वेरीफाई करना है अपने आंसर को। तो 13 को हम 250 के साथ डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पे लग गया डेसिमल, ये आ गया 130। पर 130 भी अभी भी 250 से डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे एक और 0। तो यहाँ पे मतलब डेसिमल लग गया है। तो 250 इसके बाद जाएगा हमारा 5 पे। तो 250 5 होता है 1250। तो आ जाएगा 0, 10 में से 5 गया 5। तो यहाँ पे कट के रह गया 2, 2 2 2 में से 2 गया 0 आ गया। तो ये 50 आ गया हमारा रिमाइंडर इस वक्त। तो यहाँ पे एक 0 और लगेगी। उसके बाद 252s 500 और ये मेरा रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो मेरा जो डिवीजन प्रोसेस है इट कम्स टू एन एंड। तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो 13/250 जो है उसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या हुआ, 0.52, ठीक है बेटा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 था। डेसिमल प्रोसेस क्या हो गया हमारा, टर्मिनेट कर गया है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। परफॉर्म द लॉन्ग डिवीजन फॉर 1/13। हमने 1/13 की लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करनी है। मीन्स 1 को हमने 13 के साथ डिवाइड करना है। आइडेंटिफाई द रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट। तो और हमने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा जो डिजिट है या ब्लॉक ऑफ डिजिट है यहाँ पे रिपीट कर रहा है।
Does it show cyclic properties if you evaluate 2/13? Now compute 3/13, 4/13 etc. What do you notice? तो हम आगे समझेंगे कि साइक्लिक प्रॉपर्टी क्या होती है 2/13, 3/13 और 4/13 निकालने के बाद हम आपको समझाएंगे कि साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब यहाँ पे क्या है। तो सबसे पहले हम लॉन्ग डिवीजन करते हैं, 1 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 1 13 से डिविजिबल नहीं है तो यहाँ पे लग जाएगा डॉट और यहाँ पे लग जाएगी 0, तो ये आ जाएगा मेरे पास 10। तो यूजुअली हम यहाँ पे डॉट नहीं लगाते हैं तो यहाँ पे मैं इसको हटा देती हूँ, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10, ठीक है। यहाँ पे लग गया मेरा डेसिमल। तो ये अभी भी 10 जो है वो 13 से डिविजिबल नहीं है तो एक और 0 लगेगी तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 100। अब 100 को हम 13 से डिवाइड कर सकते हैं, हमें पता है 13 7 क्या होता है 91, तो ये आ गया मेरा 9। फिर एक और 0 लगाएंगे, यहाँ पे आ गया 90, तो 13 6 क्या होता है हमारा 78, तो ये आ गया मेरे पास 2 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 1, तो ये आ गया 120। 13 9 117, तो 10 में से 7 गए, यहाँ पे आ जाएगा 3, 120 में से 117 गया तो 3 आ गया 30, 13 2 26, ठीक है। उसके बाद ये बचा यहाँ पे 4 40, उसके बाद 13 3 39, ये आ गया मेरे पास 1 और यहाँ पे लगाएंगे हम एक 0। अब ये जो 10 है वो 13 से डिविजिबल नहीं है तो हम एक और 0 लगाएंगे तो क्वोशिएंट में भी 0 लगेगा और यहाँ पे भी 0 लगेगा। और फिर हमारा देखो हमारे पास क्या आ गया 100, जहाँ से हमने क्या किया था स्टार्ट किया था, तो 13 7 91 और ये मेरे पास क्या आ गया यहाँ पे दोबारा से आ जाएगा 9, ठीक है। फिर हम लगाएंगे 90, 13 6 78, तो आप देख रहे हैं कि ये जो हमारे स्टेप्स हैं दोबारा से रिपीट होने लगे। यहाँ पे 100 था, ये 100 आया, हमने 91 लिखा, फिर 90 आया, फिर 78 और फिर अब हमारा यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ रहा है 12 आ रहा है। तो ये जो स्टेप्स हैं सारे रिपीट होने लग गए। मीन्स अगर मेरे पास यहाँ पे 0 7 6 9 2 3 मिला था, उसके बाद दोबारा से 0 7 6 फिर आगे 9 2 3 ऐसे आने लग जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो ये डिजिट्स हैं 0 7 6 9 2 3 ये क्या करने लगे हैं रिपीट करने लग गए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे नोटिस किया कि जो 1/13 है उसकी डेसिमल एक्सपेंशन क्या है 0.07692 उसके बाद 07692 07692 ये रिपीट करेगा तो ये रिपीटिंग ब्लॉक हो गया। तो हम इसके ऊपर क्या लगा देंगे बार लगा देंगे। मीन्स जो ग्रुप ऑफ डिजिट्स है ये क्या कर रहा है रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है, ठीक है। तो अब उन्होंने बोला है कि हमें 2/13 निकालना है, 3/13 निकालना है, 4/13 निकालना है, ठीक है, और साइक्लिक प्रॉपर्टीज चेक करनी है। तो बेटा 2/13 निकालने के लिए हमें 2 को 13 से डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है, हमने 1/13 निकाला है। तो 2/13 को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 1/13 और 1/13 की हमारे पास वैल्यू है 0.076923 और इसके ऊपर क्या है बार है, ये रिपीटिंग ब्लॉक है। तो हम इसी को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और हम चेक करेंगे कि क्या आता है। तो 2 3 6, 2 2 4, 2 9 18, 8 1 कैरी ओवर, 2 6 12, 13 3 1 कैरी ओवर, 2 7 14, तो ये आ गया 15, तो यहाँ पे डेसिमल और ये आ गया 0। क्योंकि ये ब्लॉक हमारा रिपीटिंग था तो सिमिलरली ये वाला जो ब्लॉक हो जाएगा वो हमारा रिपीटिंग हो जाएगा। तो मेरे पास 2/13 की डेसिमल एक्सपेंशन आ गई 0.153846 और इसके ऊपर क्या है बार है, ठीक है। ऐसे ही हम 3/13 निकालेंगे, 3/13 हो जाएगा 3 × 1/13, तो 1/13 है ये, उसको हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लिख लेते हैं 3 3 9 आ जाएगा, 3 2 6, 3 9 27, 7 2 कैरी ओवर, 3 6 18, 19 20, 0 2 कैरी ओवर, 3 7 21, 22 23 और यहाँ पे आ गया डेसिमल और ये 0। क्योंकि ये रिपीटिंग ब्लॉक है तो इसके ऊपर भी क्या आ जाएगा बार आ जाएगा। तो ये आ गया हमारा 0.230769 और उसके ऊपर बार है। इसी तरह से बेटा हम निकालेंगे 4/13, तो 4 × 1/13 हो जाएगा और जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.307692 और ये मेरा रिपीटिंग ब्लॉक है। एक हम और निकाल लेते हैं 5/13, क्योंकि हमने साइक्लिक प्रॉपर्टीज समझनी है इसलिए हम 5/13 भी निकाल लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.384615 और इसके ऊपर है बार।
तो अब हम समझते हैं कि साइक्लिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। तो 1/13 में जो हमारे साइक्लिंग ब्लॉक है उसमें डिजिट्स हैं 0, 7, 6, 9, 2, 3, ठीक है। तो 2/13 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें हमारे पास जो डिजिट्स आ रहे हैं वो है 1, 5, 3, 8, 4, 6, ठीक है। 3/13 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें है 2, 3, 0, 7, 6, 9। तो यहाँ पे मैं आपको इसे ऐसे करके दिखाते हैं। तो 4, 5, 6, तो जो रिपीटिंग ब्लॉक है 1/13 का वो है 0, 7, 6, 9, 2, 3, ठीक है ना। तो ये 1/13 का रिपीटिंग ब्लॉक है। अब 3/13 का अगर आप नोटिस करो तो वो हो रहा है 2, 3, 0, 7, 6, 9। तो 2, 3, 0, 7, 6, 9, ठीक है। फिर हम 4/13 का देखते हैं, वो है 3, 0, 7, 6, 9, 2। यहाँ से आ रहा है 3, 0, 7, 6, 9, 2। तो हमने देखा, अच्छा 5/13 देखते हैं। 5/13 में 3 तो है बट 8 आ रहा है, मीन्स जो ये वाले डिजिट नहीं है। 4 आ रहा है, वो भी ये वाले डिजिट नहीं है। 6 है पर फिर आ रहा है 1, वो भी ये वाला डिजिट नहीं है। मतलब अगर हमने देखा तो यहाँ पे जो 1/13 का रिपीटिंग ब्लॉक था, तो वही जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसे हम जो साइक्लिंग ब्लॉक बोलते हैं वो हमारे पास 3/13 में है और 4/13 में है। वही सेम डिजिट्स हैं, ठीक है ना, वही सेम डिजिट्स हैं रिपीटिंग ब्लॉक में। बट 2/13 और 5/13 में जो है हमारे पास डिफरेंट साइक्लिक फैमिली है। उसके जो हमारे पास रिपीटिंग ब्लॉक में क्या कौन से डिजिट्स आ रहे हैं, 1, 5, 3, 8, 4, 6, और यहाँ पे भी क्या आ रहा है 3, 8, 4, 6, 1, 5। तो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं 2/13 में जो रिपीटिंग ब्लॉक के डिजिट्स हैं वही हमारे पास 5/13 में रिपीटिंग जो साइक्लिंग ब्लॉक है उसके डिजिट्स हैं। तो ये हमारी डिफरेंट फैमिली हो गई, साइक्लिक फैमिली, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 1/13 है और 3/13 है, 4/13 है, ये सेम जो है साइक्लिंग जो सेम साइक्लिक फैमिलीज को बिलोंग करते हैं। सो दे हैव सेम साइक्लिक प्रॉपर्टीज़, वेयर एज 2/13, 5/13 जो है वो अलग साइक्लिक फैमिली को बिलोंग कर रही है और इसके जो साइक्लिक ब्लॉक है वो क्या है, डिफरेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे क्या पूछा गया था, हमसे पूछा गया था डज इट शो साइक्लिक प्रॉपर्टीज इफ़ यू इवेल्युएट 2/13, नाउ कंप्यूट 3/13, 4/13 एक्सेट्रा, व्हाट डू यू नोटिस। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 1/13, 3/13, 4/13 शो सेम साइक्लिक प्रॉपर्टीज, whereas 2/13, 5/13 show different cyclic properties, ठीक है बेटा। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर था, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है, क्लासीफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल। तो हमने ये बताना है कि कौन से नंबर्स रैशनल्स हैं और कौन से इरेशनल हैं। तो बेटा सबसे पहले है फर्स्ट पार्ट है हमारा √81 और स्क्वायर रूट ऑफ 81 होता है 9, और 9 एक क्या है, एक रैशनल नंबर है, क्योंकि 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9/1, सो इट इज़ अ रैशनल नंबर। तो इन सभी पार्ट्स के बाद उन्होंने यहाँ पे एंड में लिखा है फाइंड द एक्सप्लिसिट फ्रैक्शंस इन केस दे आर रैशनल। तो ये एक रैशनल नंबर है और 9 को हम कैसे लिख सकते हैं, 9/1, ठीक है। सेकेंड पार्ट √12 की हम पहले फैक्टराइजेशन करेंगे तो होता है 2 × 2 × 3, ठीक है। इसे हम लिख सकते हैं 2√3। तो ये एक रैशनल नंबर है और ये एक इरैशनल नंबर है। रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो क्या होता है, एक इरैशनल नंबर होता है। तो ये एक इरैशनल नंबर है, ठीक है बेटा। थर्ड पार्ट 0.3333, हम थर्ड पार्ट करते हैं 0.3333 एंड सो ऑन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 0.3333 जो है ये एक नॉन टर्मिनेटिंग, ठीक है ना, डॉट 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 क्या बताता है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है,
और यहाँ पे जो डिजिट 3 है वो रिपीट हो रहा है, और तो इसका डेसिमल, जो ये डेसिमल एक्सपेंशन में गिवन है, ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होता है वो किसका होता है? रैशनल नंबर का होता है। तो ये एक क्या है? रैशनल नंबर। ओके, इट इज़ अ रैशनल नंबर। अब ये रैशनल नंबर है तो इसे हमें जो है फ्रैक्शंस में लिखना है। तो हम यहाँ पे सपोज करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.3333 सो ऑन। ठीक है, तो अब सिर्फ एक डिजिट यहाँ पे रिपीट हो रहा है, तो हम दोनों तरफ क्या करेंगे? 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। 10x, तो जब हम यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो डेसिमल है ये एक डिजिट जो है राइट साइड पे शिफ्ट हो जाएगी, तो हमारे पास आ जाएगा 3.3333 एंड सो ऑन। क्योंकि जो 3 है वो कॉन्टिन्यूटी में चला जा रहा है, तो यहाँ पे 33333 सो आ जाएगा। तो ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है। तो अब हम इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को क्या करेंगे? सब्ट्रैक्ट करेंगे। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करेंगे 10x माइनस x, और राइट हैंड साइड में से 3.333 सो ऑन माइनस 0.333 सो ऑन जो है वो माइनस करेंगे। 10x में से x गया, हमारे पास आ गया 9x, और यहाँ पे 3.333 सो ऑन 0.333 सो ऑन को जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद तो मुझे क्या मिल जाएंगी? ज़ीरोस मिल जाएंगी, और 3 में से 0 गया, क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये मैं क्या बच जाएगा मेरे पास? यहाँ पे सिर्फ 3 आ गया। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 3/9। तो 3/9 को हम लोएस्ट टर्म्स में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 1/3। तो x की वैल्यू क्या आ गई? 1/3। पर हम x लेके क्या चले थे? 0.333। तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा कि देयरफॉर 0.333 सो ऑन इज इक्वल टू 1/3। तो इसे हमने फ्रैक्शंस में भी लिख लिया है। ठीक है बेटा, चलते हैं हम अपने फोर्थ पार्ट की तरफ। तो यहाँ पे फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट है 0.12345 12345 12345 एंड डॉट डॉट डॉट। तो ये हम लिखेंगे फोर्थ पार्ट 0.12345 12345 12345 एंड डॉट डॉट डॉट। तो डॉट 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 का मतलब है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, और यहाँ पे जो ये ब्लॉक है 1 2 3 4 5 ये रिपीट कर रहा है, मीन्स इसे मैं लिख सकती हूँ 0.12345 और 1 2 3 4 5 के ऊपर बार, क्योंकि ये जो ब्लॉक है ये रिपीट कर रहा है, तो यहाँ पे आ गया रिपीटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग जो डेसिमल एक्सपेंशन होती है वो किसकी होती है? रैशनल नंबर की होती है। तो देयरफॉर इट इज़ अ रैशनल नंबर। ठीक है, तो इसे भी मुझे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैं सपोज करूँगी कि लेट x इज इक्वल टू 0.12345 एंड दोबारा से 12345 आ जाएगा, और दोबारा से 12345 आ जाएगा। इसे हम बार भी डाल सकते हैं, पर आपको समझाने के लिए मैं इस तरीके से लिख रही हूँ ताकि आपको पता चले कि जब मैं यहाँ पे देखो बेटा 1 2 3 4 5 जो रिपीटिंग ब्लॉक है ना, जो हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स हैं? 5 डिजिट्स हैं। तो मैं इसको दोनों तरफ 1 2 3 4, तो टोटल मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पे? अगर आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक और 0, तो ये आ गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मेरे पास 3 जो है वो रिपीट करा था, मैंने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 डिजिट्स जो हैं, एक रिपीटिंग ब्लॉक में 5 डिजिट्स हैं। तो यहाँ पे मैं जो है 1 लाख के साथ दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगी, तो ये आ जाएगा। जब हम यहाँ पे 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये जो डेसिमल है 1 2 3 4 5 यहाँ पे आ जाएगा। तो मेरे पास मिल जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन। ठीक है, इसे हम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे, इसे इक्वेशन नंबर 2 लिखेंगे। सो इक्वेशन नंबर 2 से इक्वेशन नंबर 1 सब्ट्रैक्ट किया तो यहाँ पे आ जाएगा ऐसे, और ये आ जाएगा 1 2 3 4 5 डॉट 1 2 3 4 5। मैं यहाँ पे बार डाल देती हूँ क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो रिपीट हो रहा है, माइनस 0.12345, और इसके ऊपर भी हम बार डाल देते हैं। तो जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 2 3 4 5, मतलब ये मेरे पास है 1 लाख। तो 1 लाख में से जब हम x सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 1 2 3 4 5। ठीक है, ये आ गया मेरे पास। और इधर जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो डेसिमल के बाद जो रिपीटिंग ब्लॉक है, इधर भी डेसिमल के बाद रिपीटिंग ब्लॉक है, तो वो 0 बन जाएगा। तो इधर आ जाएगा 1 2 3 4 5, ये आ गया मेरे पास।
तो बेटा x की वैल्यू आ जाएगी 1 2 3 4 5 अपॉन 199999। ठीक है, तो ये मेरा फ्रैक्शंस में आ गया। हम चेक कर सकते हैं कि ये जो है कैंसिल हो रहा है कि नहीं हो रहा है। 5 + 4 9, 10 11 12 13 14 15, तो ये 3 से कैंसिल हो रहा है, तो हम 3 से कैंसिलेशन शो कर सकते हैं। सो 3 4 ज़ा 12, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 1 15, 3 5 ज़ा 15, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 ज़ा 9, 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 तो ये मेरे पास आ जाएगा 4 1 1 5, और यहाँ पे आ जाएगा 3 3 3 3 3। ठीक है, इसका मतलब जो मेरा यहाँ पे डेसिमल एक्सपेंशन था 1 2 3 4 5 डॉट 1 2, सॉरी यहाँ पे था मेरा डेसिमल एक्सपेंशन 0.12345 जो है वो किसके इक्वल है 4115 अपॉन 33333। ठीक है बेटा, तो ये हमारा फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट देखते हैं क्या है। फिफ्थ पार्ट है 1.01 001 0001 4 टाइम्स 01। नोटिस द पैटर्न, इज इट रिपीटिंग अ सिंगल ब्लॉक। तो फिफ्थ पार्ट 1.01 001 0001 4 टाइम्स 0 1 डॉट डॉट डॉट। तो ये हमारा फिफ्थ पार्ट है। तो यहाँ पे देखते हैं कि ये कैसा है। डॉट 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 का मतलब कि जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे पास कोई रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ डिजिट्स है कि नहीं है। तो यहाँ पे देखते हैं ये 01 है, फिर 001 है, फिर 0001 है, फिर 4 टाइम्स 01 है। मीन्स कोई हमारे पास ऐसा कोई ब्लॉक नहीं है जो रिपीट कर रहा है। ठीक है ना, ग्रुप ऑफ डिजिट्स नहीं है जो ब्लॉक कर रहा है। यहाँ पे हर बारी जो 1 0 है वो क्या है, बढ़ रही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि ये नॉन रिपीटिंग है। सो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग जो होती है वो किसकी डेसिमल एक्सपेंशन होती है, इर्रेशनल नंबर की होती है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि इट इज़ एन इर्रेशनल नंबर। ठीक है बेटा, ये एक इर्रेशनल नंबर है। स्टार्ट करते हैं सिक्स्थ पार्ट से। तो देखते हैं सिक्स्थ पार्ट क्या है हमारा। सिक्स्थ पार्ट है ये, तो हम इसे लिख लेते हैं। तो ये हमारा 23.56018561223 9874790120 और पीछे डॉट 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 नहीं है, तो इसका मतलब ये एक टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और अगर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है तो इसका मतलब ये क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, ये एक रैशनल नंबर है। अब हमें इसे बेटा हमने फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है। तो हम फ्रैक्शंस में कैसे कन्वर्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल 0.5 है, 0.5 को हम कैसे लिखते हैं 5/10। ठीक है, अगर मेरे पास 0.25 है तो हम कैसे लिखते हैं 25/100। ठीक है ना, ऐसे लिखते हैं ना। तो अब हम हमारे पास डेसिमल के बाद हम काउंट करते हैं कि कितने डिजिट्स हैं, उतनी ही हम ज़ीरोज़ डिनोमिनेटर में लगाएंगे। तो यहाँ पे हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। सो डेसिमल के बाद हमारे पास 21 डिजिट्स हैं। तो हम इसे लिख सकते हैं 2 3 5 6 0 1 8 5 6 1 2 2 3 9 8 7 4 7 9 0 1 2 0 अपॉन। ठीक है, हमारे पास कितनी ज़ीरोज़ आएंगी, 21 ज़ीरोज़ आएंगी। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 ज़ीरोज़ आ गई। हम एक ज़ीरो को ज़ीरो के साथ कट भी कर सकते हैं, या फिर इसको बेटा ये जो 10 जो हमने 21 ज़ीरोज़ लगाई हैं इसे हम क्या लिख सकते हैं 10⁻21 भी लिख सकते हैं डिनोमिनेटर को। तो ये हमने फ्रैक्शंस में से लिख दिया है सिक्स्थ पार्ट को। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये वाला क्वेश्चन जो है वो फिनिश होता है। हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4,
The number 0.9 bar, which means this is a rational number using algebra. ये वाला हमने मेथड जो भी हमने पिछले क्वेश्चन में यूज़ किया था. एक्सप्लेन वाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1. तो हम क्या करेंगे, हम सपोज करेंगे कि लेट x इज इक्वल टू 0.9 बार, और मैं लिख सकती हूँ x इज इक्वल टू 0.9999 एंड सो ऑन. ठीक है, इसे हम डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1. अब क्योंकि सिर्फ एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है, ठीक है ना, जब एक डिजिट रिपीट होगा तो हम दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम लिखेंगे 10x, और यहाँ पे जब हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो डेसिमल है वो एक डिजिट शिफ्ट हो जाएगी, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 9.9999 एंड सो ऑन. ठीक है, तो ये आ गई मेरी इक्वेशन नंबर 2. तो अब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे. सो 10x माइनस x इज इक्वल टू 9.9999 सो ऑन माइनस 0.9999 सो ऑन. ठीक है, सो 10x में से x क्या बेटा मेरे पास आ जाएगा 9x, और यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या है 9999 सो ऑन है, और इधर भी पॉइंट के बाद 9999 सो ऑन है. तो पॉइंट के बाद जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वो 0 रह जाएगा, तो 9 में से 0 गया 9 आ गया. ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी मेरे पास 9/9, और 9/9 को मैं कैंसिल करूँगी तो x की वैल्यू क्या आ गई 1 आ गई. ठीक है, x की वैल्यू 1 आ गई, पर x क्या था 0.9 बार था. इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि देयरफॉर 0.9 बार इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1. ठीक है ना, 0.9 बार का मतलब 0.99999 सो ऑन, दैट इज इक्वल टू 1. और यहीं पे पूछा था कि एक्सप्लेन वाई 0.9 बार इज एग्जैक्टली इक्वल टू 1, और ये हमने स्टेप्स जो हैं शो कर दिए हैं कि वाई इट इज़ इक्वल टू 1. ठीक है बेटा, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर था. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. क्वेश्चन नंबर 5. We have seen that repeating block of 1/7 is a cyclic number. Try to find more numbers whose reciprocals 1/n produce decimals with repeating blocks that are cyclic. तो मैंने अभी आपको समझाया था क्वेश्चन नंबर 2 में कि साइक्लिक का मतलब क्या होता है. ठीक है ना, साइक्लिक नंबर्स कौन से होते हैं. तो यहाँ पे उन्होंने बोला है कि वी हैव सीन दैट रिपीटिंग ब्लॉक ऑफ 1/7 इज़ अ साइक्लिक नंबर. तो ये एग्जाम्पल में था, मैं यहाँ पे दोबारा से शो कर देती हूँ कि जो 1/7 है वो एक साइक्लिक ब्लॉक प्रोड्यूस करता है. तो जब हम 1/7 निकालेंगे, 1 को हम 7 से डिवाइड करते हैं, यहाँ पे 1/7 करके दिखाती हूँ मैं आपको. तो 1 को जब हम 7 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे लग गया डेसिमल, ये आ गया 10. 7 1 7, 30, 7 4 28, 20, 7 2 14, 60, 7 8 56, ये आ जाएगा 40, 7 5 35, ये आ जाएगा 50, और ये आ गया 7 7 49, और ये आ जाएगा मेरे पास 1. ठीक है, ये आ गया 1, और यहाँ पे आ गया 10, और यहीं से मैंने क्या किया था, स्टार्ट किया था. ठीक है, इसका मतलब मेरा दोबारा से यहाँ पे क्या आ जाएगा 7 1 7, फिर आ गया 3 30 आ जाएगा, फिर 7 4 28 आ गया, और ये जो है प्रोसेस जो है ये जो सारे स्टेप्स हैं वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे. इसका मतलब कि जो 1/7 है वो क्या है 0.142857, क्योंकि उसके बाद 142857 142857 ये रिपीट करने लग जाएगा. तो इसका मतलब जो साइक्लिक ब्लॉक है वो क्या है 142857 क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है. तो उसके बाद उसके ऊपर हम क्या लगाएंगे, बार. तो इस साइक्लिक ब्लॉक का मतलब क्या होता है. तो बेटा जो 1/7 निकाला हमने, ऐसे हम 2/7 निकाल सकते हैं, 3/7. मैं आपको ज़रा समझाती हूँ कि साइक्लिक ब्लॉक का मतलब यहाँ पे क्या है. ठीक है, तो इसके हम वैल्यूज़ लिखते हैं. तो 2/7 जब का मतलब है 2 को जब मैं 1/7 से मल्टीप्लाई करूँगी. ठीक है ना, 2/7 का मतलब 2 को 1/7 से हम मल्टीप्लाई करेंगे. 1/7 की हमने डेसिमल एक्सपेंशन ऑलरेडी निकाली है, तो उसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. तो यहाँ पे आ जाएगा 2 7 14, 4 1 कैरी ओवर, 2 5 10, 11 1 कैरी ओवर, 2 8 16, 17 1 कैरी ओवर, 2 2 4, ये 5, 2 4 8, 2 1 2, और यहाँ पे आ गया डेसिमल. ये हमारा रिपीटिंग ब्लॉक है. ऐसे ही 3/7 का मतलब 3 × 1/7 करेंगे. सो 3 7 21, 1 2 कैरी ओवर, 3 5 15, 16 17, 1 कैरी ओवर, 3 8 24, 25 5,
2 कैरी ओवर, 3 2 ज़ा 6, 7 8, 3 4 ज़ा 12, 2 1 कैरी ओवर, 3 1 ज़ा 3 और ये आ गया 4 और यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास 4 2 8 5 7 1 रिपीटिंग ब्लॉक आ गया। 4/7 निकालते हैं। 4/7 मतलब 4 इंटू 1/7, तो यहाँ पे 4 के साथ इससे 1/7 को मल्टीप्लाई करेंगे और देखते हैं क्या आएगा। तो 4 7 ज़ा 28, 8 2 कैरी ओवर, 4 5 ज़ा 20, 21 22, 2 कैरी ओवर, 4 8 ज़ा 32, 33 34, 4 3 कैरी ओवर, 4 2 ज़ा 8, 9 10 11, 1 1 कैरी ओवर, 4 4 ज़ा 16, 17, 1 कैरी ओवर, 4 1 ज़ा 4 और ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया डेसिमल और ये मेरा रिपीटिंग ब्लॉक है 5 7 1 4 2 8। 5/7 निकाल के देखते हैं। 5/7 मीन्स 5 इंटू 1/7, तो 5 7 ज़ा 35, सो 35, 5 3 कैरी ओवर, 5 5 ज़ा 25, 26 27 28, 8 2 कैरी ओवर, 5 8 ज़ा 40, 42, 2 4 कैरी ओवर, 5 2 ज़ा 10, 14, 4 1 कैरी ओवर, 5 4 ज़ा 20, 21 1 2 कैरी ओवर, 5 1 ज़ा 5 6 7 और यहाँ पे आ गया डेसिमल और ये मेरा रिपीटिंग ब्लॉक है 7 1 4 2 8 5। तो ये मैं आपको क्यों करके दिखा रही हूँ, ये बताने के लिए कि जो 1/7 है वो एक साइक्लिक नंबर है। वो हम चेक करते हैं कि वो एक साइक्लिक नंबर क्यों है। यहाँ पे मैं इसे इरेज कर देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि देखो 1/7 का जो साइक्लिक ब्लॉक है वो 1 4 2 8 5 7 है। उसे मैं ऐसे करके दिखाती हूँ। 1 4 2 8 5 7 ये हमारा 1/7 का जो साइक्लिक ब्लॉक है 1 4 2 8 5 7 है। अब 2/7 का हम देख लेते हैं जो रिपीटिंग ब्लॉक है 2 8 5 7 1 4, 2 8 5 7 1 4। 3/7 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है वो देखते हैं 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1। तो आप देख रहे हैं कि सेम ही डिजिट्स हैं, ठीक है ना, सेम ही डिजिट्स हैं। 4/7 का क्या रिपीटिंग ब्लॉक है 5 7 1 4 2 8, 5 7 1 4 2 8। फिर 5/7 का 7 1 4 2 8 5, 7 1 4 2 8 5। तो यहाँ पे जो डिजिट्स हैं वो एग्जैक्टली सेम हैं, ठीक है ना। हर रिपीटिंग ब्लॉक में जो डिजिट्स हैं वो क्या है, एग्जैक्टली सेम है। इसे बोलते हैं कि जो 1/7 है वो एक साइक्लिक नंबर है, क्योंकि हम न्यूमरेटर चेंज कर रहे हैं पर जो डिजिट्स हैं रिपीटिंग ब्लॉक में वो सेम है और वो साइक्लिक प्रॉपर्टीज़ क्या कर रहे हैं, वो शो कर रहे हैं। मीन्स वो जो है इसी का क्या है, मल्टीपल आ रहा है हमारे पास, ठीक है, सेम डिजिट्स यूज़ हो रहे हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई 1/7 इज अ साइक्लिक नंबर। अब वो बोल रहा है कि ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स हुज रेसिप्रोकल्स 1/n प्रोड्यूस डेसिमल्स विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। तो हम ट्राई करते हैं कि देखो यहाँ पे जो डिनोमिनेटर था 7 एक प्राइम नंबर है, ठीक है। तो हम किसी और प्राइम नंबर के साथ यहाँ पे ट्राई करते हैं और चेक करते हैं कि क्या वो साइक्लिक प्रॉपर्टीज शो करता है कि नहीं करता है। तो यहाँ पे मैं आपको 1/7 के साथ ट्राई करती हूँ। तो हम यहाँ पे सपोज करते हैं कि लेट n इज इक्वल टू 17 लेके ट्राई करते हैं। तो लेट n इज इक्वल टू 17। तो हम यहाँ पे 1/17 के साथ ट्राई करेंगे, ठीक है। तो 1 को 17 से डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे लग जाएगा डॉट और यहाँ पे आ जाएगा 0, तो ये आ गया डेसिमल। तो यहाँ पे 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 17, तो ये आ जाएगा 100 और 17 यहाँ पे भी एक 0 लगेगी क्योंकि हमने 2 ज़ीरोज़ लगाई हैं। तो 17 5 का क्या होता है 85, ये आ जाएगा मेरे पास 15, तो यहाँ पे आ गया 150, ठीक है। फिर 17 8 होता है 136, ये आ जाएगा 14 रिमाइंडर, फिर आ जाएगा 140 और दोबारा से ये 8 पे जाएगा 136, ये आ जाएगा 440, ठीक है। तो फिर ये जाएगा 17 2 34, यहाँ पे मेरे पास आ गया 6, ये बन गया 60, तो ये आ जाएगा 17 3 51, यहाँ पे आ गया 9, ये बन गया 90, 17 5 85, ये आ गया मेरे पास 550, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, 17 2 34, तो ये मेरे पास आ गया 16। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे नीचे जगह नहीं है तो यहाँ पे सामने ही आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे 16 आ गया, तो यहाँ पे हम 160 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो ये आ गया 160, तो ये हमारे पास यहाँ पे चला जाएगा 9 17 9 होता है हमारे पास 153, ये बचा 7, ये हो गया 70, 17 4 68,
ये आ गया मेरे पास 20, 17 1 ज़ा 17, 30, तो ये 3 आ गया, तो 0 मैंने लगा दी, 30 आ गया, 17 1 ज़ा 17 आ जाएगा दोबारा से, और मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ये आ जाएगा मेरे पास 3, और यहाँ पे 13 आ जाएगा, 3 आ गया मेरे पास 130, और यहाँ पे 17 7 ज़ा आ जाएगा 119, तो 10 में से 9 गए 1, और यहाँ पे आ जाएगा 11, तो यहाँ पे 110 आ गया, तो यहाँ पे मेरे पास आ जाएगा 6 ज़ा 17 6 ज़ा 102, ये आ गया 8 80, फिर आ जाएगा हमारे पास 17 4 ज़ा 68, ये आ जाएगा मेरे पास 12 120, 17 7 ज़ा 119, और ये आ गया मेरे पास 1। ठीक है, तो हमने 1 से ही स्टार्ट किया था, तो यहाँ पे अगर मैं 0 लगाती हूँ तो 10 इज़ नॉट डिविजिबल बाय 17, तो मुझे एक और 0 लगानी है, तो यहाँ पे भी 0 लगेगी, और ये आ जाएगा 17 5 ज़ा 85। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, जो स्टेप्स हैं वो रिपीट होने शुरू हो गए। यहाँ पे 100 आया, फिर 85 लिखा हमने, फिर 15 आ गया था, तो यहाँ पे मैं 150 लिख सकती हूँ, और जो ये स्टेप्स हैं यहाँ से रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। ठीक है ना, 0 5 देखो, ये ना 0 5 दोबारा से 8 8 2 3 5 2 9 4 1 1 7 6 4 7 मिलेगा। तो यहाँ तक मुझे जो है यहाँ से रिपीटिंग जो स्टेप्स हैं, जो डिजिट्स हैं वो रिपीट होने शुरू हो जाएंगे। तो हम काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो जो यहाँ पे 1/17 का जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें 16 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम इसे कह सकते हैं कि 1/17 इज इक्वल टू 0.0588235294117647, और इसके ऊपर हम डाल देंगे बार। तो जो इसका जो रिपीटिंग ब्लॉक है उसमें कितने डिजिट्स हैं, 16 डिजिट्स हैं। ठीक है, तो ये एक साइक्लिक नंबर है। साइक्लिक नंबर चेक करने के लिए आपको 2/17 निकालना है, 3/17, 4/17, 5/17 निकालेंगे, तो आप देखेंगे कि यही सेम डिजिट जो हैं वो यूज़ हो रहे हैं, और एक साइकिल में ये जो पैटर्न है वो चल रहा है। तो 1/17 क्या है, एक साइक्लिक नंबर है। ठीक है, ऐसे ही आप 1/19 के साथ भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, 1/19 की जो वैल्यू आती है डेसिमल एक्सपेंशन, मैं आपके लिए लिख देती हूँ, वो आएगी 0.052631578947368421, और उसके बाद दोबारा से ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। तो ये 1/19 की डेसिमल एक्सपेंशन है, और यहाँ पे हम काउंट करें रिपीटिंग ब्लॉक में डिजिट्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो इसके रिपीटिंग ब्लॉक में 18 डिजिट्स हैं। ये 1/19 हमारा रैशनल नंबर था। ऐसे ही आप 1/23 के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। ठीक है बेटा, तो ये जो हमारा क्वेश्चन था उसमें उन्होंने पूछा था कि ट्राई टू फाइंड मोर नंबर्स, मतलब कि जो ये n है डिनोमिनेटर में, हुज रेसिप्रोकल्स प्रोड्यूस डेसिमल्स विद रिपीटिंग ब्लॉक्स दैट आर साइक्लिक। तो हमने 1/7 मैंने आपको करके दिखाया, 1/17 भी डिवीजन करके दिखाई है, ये भी एक साइक्लिक नंबर है। आप 1/19 का डेसिमल एक्सपेंशन लिखा है मैंने, आप ये ट्राई कर सकते हैं, और 1/23 भी ट्राई करके देख सकते हैं कि वो एक साइक्लिक नंबर है कि नहीं है। ठीक है, तो इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 3.5 जो है बेटा वो फिनिश हो रही है, ये फिनिश हो गई है हमारी, ख़त्म हो गई है। इसके बाद हम करेंगे एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज हमारी नेक्स्ट वीडियो में, इन दी नेक्स्ट वीडियो। ठीक है, so write your valuable feedback in the comment section. Like, share, subscribe to my YouTube channel Practice Yoga Maths. Follow me on Instagram. Thank you for watching.